मैं एक बच्चे के रूप में दोबारा पैदा हुआ था। और पता है सबसे मस्त बात क्या थी? दूध की हर एक घूंट के साथ मेरी ताकत बढ़ती जा रही थी। जब मैं सिर्फ 3 महीने का था तब तक मैं अपने पैरों को 10,000 बार चला चुका था। 4 महीने का होते होते मैंने रेंगना सीख लिया और 5वें महीने में तो मैं चलने भी लगा था। और ये सब पता है क्यों हो रहा था? क्योंकि मेरे पास एक जोरदार चीट सिस्टम था। जब तक मैं अपने शरीर के किसी एक पार्ट की बार बार कसरत करता, वो पार्ट हद से ज्यादा मजबूत होता चला जाता। जब मैं 6 महीने का हुआ तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर टीवी देखने लगा था। मुझे समझ आया कि जिस दुनिया में मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ 2 तरह की सुपर पावर्स हैं। एक है साइबॉर्ग्स जो अपनी बॉडी को मशीन्स के जरिए अपग्रेड करते हैं और खुद को पावरफुल बनाते हैं, और दूसरे हैं जीन फ्यूजर्स जो खतरनाक जानवरों के जीन्स अपने अंदर डालकर उनकी ताकत हासिल करते हैं। और इस दुनिया में इंसानों के दुश्मन ऑब्वियसली वही बदले हुए अजीबोगरीब जानवर जो धरती के बदलने के बाद हर जगह फैल गए थे। उसी दौरान हमारे पड़ोस में नई पड़ोसी रहने आए। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था शेन चिंगहान। ये लड़की इस दुनिया में मेरी सबसे पहली दोस्त बनने वाली थी, पर उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर हमारी किस्मत एक दूसरे से इतनी बुरी तरह जुड़ने वाली है। 7 महीने का होते होते मैंने दौड़ना, कूदना और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत बोलना भी सीख लिया। 8वें महीने में मैंने अपने एब्स बनाने के लिए सिटअप्स करना शुरू कर दिया। हालांकि ये सब करने की हिम्मत मैं तभी करता था जब मम्मी पापा आसपास ना हो। पर जैसा कि कहते हैं ना, रोज रोज नदी किनारे घूमोगे तो कभी ना कभी पैर तो गीले होंगे ही। एक दिन मैं पकड़ा ही गया। मेरी मम्मी ने मुझे अचानक देख लिया। मम्मी ने अपनी आंखें मली। ये क्या चल रहा है? क्या मैंने अभी अपनी बेटी को कसरत करते देखा? पर जब तक उन्होंने मुझे दोबारा देखा मैं चुपचाप सीधा लेट चुका था। मम्मी ने खुद को ही समझाया कि शायद वो आजकल अपनी कहानी लिखने में ज्यादा बिजी हैं, इसलिए उन्हें थकान की वजह से वहम हो रहा है। कुछ दिन बाद मुझे नहलाते वक्त मम्मी अचानक टेंशन में पापा को आवाज लगाने लगी, सुनो जी, हमारा चेंचन अभी सिर्फ 8 महीने का है, इसके एब्स कैसे हो सकते हैं? पापा ने अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाया। चेंचन की भूख कमाल की है और अभी से इसके एब्स भी हैं। समझ गया भाग्यवान। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा बेटा लाखों में एक जन्मजात जीनियस हो? लगता है हमारे चेंचन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो आगे चलकर पक्का एक जीन फ्यूजर बनेगा या कम से कम एक साइबॉर्ग तो बन ही जाएगा। मैंने चैन की सांस ली। मेरा सीक्रेट सबके सामने आते आते बचा था, पर शुक्र है पापा का जिन्होंने अपनी ही कहानी बनाकर मुझे एक जीनियस प्रूव कर दिया। सच में कहानी लिखने वाले मम्मी पापा होने का यही सबसे बड़ा फायदा है। पर अगर जीनियसेस की बात करें तो इस धरती पर अकेला मैं ही नहीं था। एक दिन टीवी पर न्यूज आई कि कैपिटल के 1000 साल पुराने बड़े परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके पास बचपन से ही भगवान की दी हुई ताकत है। वो सिर्फ 2 साल की उम्र में एक हाथ से 20 किलो का डंबल उठा सकता है। ये देखकर मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, हमारा चेंचन भी बहुत कमाल का है। फ्यूचर में तुम इन बड़े परिवारों के सो कॉल्ड जीनियसेस से बिल्कुल नहीं हारोगी। मैंने मन में सोचा, मम्मी आपकी क्या दाद देनी पड़ेगी, इंसान की पहचान बहुत सही करती हो आप। पर साथ ही मैं ये भी सोचने लगा, क्या मैं 2 साल का होने पर सच में 20 किलो का वेट आराम से उठा पाऊंगा? आखिरकार मैं चुपके चुपके अपने दूसरे जन्मदिन तक पहुंच ही गया। मेरी प्रैक्टिस मेक्स पावर वाली स्किल की वजह से अब मैं भी एक हाथ से 20 किलो का वेट आराम से उठा सकता था। उसी वक्त मम्मी ने आवाज लगाई, चैन चैन कहाँ हो तुम? छोटी बहन हान हान तुम्हारे साथ खेलने आई है, जल्दी बाहर आओ। मैंने अपने कंधे थपथपाए और बाहर आ गया, जहां मुझे एक छोटी सी लड़की दिखी। वो मेरे लिए एक खाने की चीज लेकर आई थी, पर मैंने उससे कहा कि तुम ही इसे खा लो। हालांकि हमारी दिमागी उम्र में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी मैं उसे अपने साथ चिपकने देता था, क्योंकि कसरत करने के लिए वो एक परफेक्ट एक्स्ट्रा वेट की तरह थी। लेकिन इस एक्स्ट्रा वेट के साथ एक छोटी सी दिक्कत थी, ये कभी कभी लीक हो जाती थी, और जब ऐसा होता तो मुझे मदद के लिए मम्मी पापा को ही बुलाना पड़ता। लगता है हान हान ने फिर से सूसू कर दिया। 3 साल का होते होते मैं एक हाथ से 40 किलो का वजन उठा सकता था, जबकि कैपिटल का वो जीनियस जो मुझसे 1.5 साल बड़ा था वो सिर्फ 30 किलो का डंबल ही उठा पा रहा था। लेकिन जब मैंने अपने स्टेटस पैनल पर नजर डाली तो मैं सोच में पड़ गया। मेरा बायोलॉजिकल रैंक अभी भी ऑर्डिनरी टियर 1 पर ही था। मैं सोचने लगा कि इंसानी ताकत की हद पार करने के बाद ये ऑर्डिनरी टियर 2 कैसा दिखता होगा। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकला और पहली बार मैंने अपनी आंखों से जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स को देखा। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी गया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे ज्यादा फोन या टीवी नहीं देखने देते थे, इसलिए जवाब ढूंढने के लिए लाइब्रेरी ही सबसे बेस्ट जगह थी। किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे इस बदली हुई धरती की असलियत समझ आने लगी। पता चला कि पुराने पत्थरों और खंडहरों पर लिखा हुआ है कि इस दुनिया को 6 बायोलॉजिकल रैंक्स में
बांटा गया है। ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल। हर एक रैंक के अंदर 1 से लेकर 9 तक स्टेजेस होती हैं और आम इंसान अभी सिर्फ ऑर्डिनरी रैंक की स्टेज 1 पर हैं। उन बड़ी ताकतों के सामने हम इंसान एक चींटी बराबर भी नहीं है। मुझे समझ आ गया कि अगर इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना है तो मुझे चुपचाप अपनी ताकत को और तेजी से बढ़ाना होगा। उसी वक्त सिस्टम का मैसेज आया। आप एक किताब पढ़ रहे हैं, स्पिरिट +1, कॉम्प्रिहेंशन +1, नॉलेज +1, मिशन। अगर आप लगातार 10 करोड़ शब्द पढ़ते हैं तो आपको बहुत तेज दिमाग की पावर मिलेगी। अभी तक आपने 10,086/100 मिलियन शब्द पढ़े हैं। सिस्टम सच में मेरा दिल जानता है। किताब खत्म करते ही उसने मुझे एक नया मिशन दे दिया। बस फिर क्या था, उस दिन से मैंने अपनी दिमाग और शरीर दोनों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। मैं किताबें पढ़ते पढ़ते सिटअप्स लगाने लगा। 4 साल का होते होते मैं तकरीबन 4.4 करोड़ शब्द पढ़ चुका था और इसी साल मेरी किंडरगार्टन की लाइफ शुरू हुई। स्कूल शुरू होने के कुछ ही वक्त बाद मैं सक्सेसफुली ऑर्डिनरी टियर 2 पर पहुंच गया। अब इस उम्र में मैं एक हाथ से 80 किलो का वजन उठा सकता था, एक जगह खड़े खड़े 1.2 मीटर ऊंची छलांग मार सकता था और 100 मीटर की दौड़ 11 सेकंड से भी कम में पूरी कर सकता था। रही बात हान हान की, तो स्कूल के बाकी बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाते थे और उसे सूसू क्वीन कहते थे क्योंकि वो पैंट में सूसू कर देती थी। अब मैं ये सब चुपचाप कैसे देखता? मैं तुरंत टीचर के डेस्क पर कूद गया और जोर से चिल्लाया, तुम सब के सब अपना मुंह बंद रखो। आज के बाद अगर किसी ने भी इसे सूसू क्वीन बोला तो मैं पक्का करूंगा कि तुम लोग रोज रात को अपने बिस्तर पर सूसू करो। बाकी के सारे बच्चे डर के मारे रोने लगे, पर सिर्फ हनहान ही थी जो मुझे बड़े प्यार और इज्जत से देख रही थी। उसी वक्त सिस्टम का मैसेज आया, आपका दबदबा देखकर क्लास के सारे बच्चे आपसे डर गए हैं। आपने सक्सेसफुली किंग ऑफ किंडरगार्टन का टाइटल अनलॉक कर लिया है। मिशन, पुरानी पढ़ाई के 9 साल तक अपना दबदबा बनाए रखें। टाइटल्स, किंग ऑफ किंडरगार्टन अनलॉक्ड, स्कूल का गुंडा लॉक्ड, हाई स्कूल का डॉन लॉक्ड। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी एक चिल्लाहट से एक नया मिशन शुरू हो जाएगा। पहला मिशन अभी पूरा भी नहीं हुआ था और नया पहले ही आ गया। पर अच्छी बात यह थी कि दोनों मिशंस पर एक साथ काम चल सकता था, जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया खबर थी। आधा साल बीतने के बाद मैंने किताबें पढ़ने वाला मिशन सक्सेसफुली पूरा कर लिया और मुझे बहुत तेज दिमाग की पावर मिल गई। अब मेरे पास ऐसी दिमागी ताकत थी कि मैं किसी भी चीज को एक बार देखकर ही याद कर लेता था और मेरी सीखने की क्षमता इंसानी हद के सबसे टॉप लेवल पर पहुंच चुकी थी। वक्त तेजी से बीता और देखते ही देखते हम लगातार 7 साल के होने वाले थे और हमारा स्कूल का ग्रेजुएशन फंक्शन भी आ गया था। नए बड़े स्कूल में जाने से पहले जो छुट्टियां मिली उनमें मैंने अपनी कसरत चालू रखी और खुद को और बेहतर बनाता रहा। अब मैं एक हाथ से 200 किलो का वजन उठा सकता था। मेरी ऊंची छलांग 2 मीटर को पार कर चुकी थी और 100 मीटर की दौड़ में 8 सेकंड से भी कम में पूरी कर लेता था। अपने तेज दिमाग की वजह से मैंने छुट्टियों के आराम के वक्त में ही स्कूल की आगे की सारी पढ़ाई लगभग खत्म कर ली थी। जल्द ही मेरी नई स्कूल की लाइफ शुरू हो गई। क्योंकि मैं पहले से ही आगे की बड़ी क्लासेस की पढ़ाई खुद से कर रहा था, इसलिए स्कूल के टेस्ट और एग्जाम्स मेरे लिए बाएं हाथ का खेल थे। पर इनाम जीतना तो बस एक छोटी बात थी। मैं तो बस जल्द से जल्द स्कूल का गुंडा वाला टाइटल अनलॉक करना चाहता था। स्कूल में जब भी मुझे खाली वक्त मिलता मैं शेनशिंगयान को अकेले में पढ़ाने लगता था। हालांकि शेनशिंगयान जन्म से बहुत ज्यादा दिमाग वाली नहीं थी, पर वो मेरी हर बात मानती थी और बहुत मेहनत करती थी। एक ही सेमेस्टर के बाद उसके नंबर क्लास में दूसरे नंबर पर आने लगे और पहला नंबर ऑब्वियसली वो तो मेरा ही था। टाइटल को और तेजी से अनलॉक करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ मैंने स्कूल के स्पोर्ट्स डे के हर एक गेम में हिस्सा लिया और स्कूल के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जब मुझे लगा कि मैं इसी तरह रोज की आम जिंदगी जीता रहूंगा और सुकून से स्कूल लाइफ निकल जाएगी, तभी हमारी क्लास में एक नए बच्चे का एडमिशन हुआ। वो लड़की इसलिए खास थी क्योंकि मुझे उसके अंदर से एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही थी जो आम इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसके बैठने की जगह मेरे ठीक पीछे वाली सीट पर तय हुई। जब वो हमारे पास से गुजरी तो शेनचिंगहान ने धीरे से मेरे कान में कहा, चेन, इसके बाल कितने सुंदर है ना, बिल्कुल ठंड के मौसम में गिरने वाली बर्फ जैसे सफेद। उस वक्त मेरा ध्यान शेनचिंगहान की बात पर बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस इस सोच में डूबा था कि इस बाई शुए नाम की लड़की के अंदर से ऐसी अजीब एनर्जी क्यों आ रही है। क्या ये कोई जीन फ्यूजर है या फिर किसी जीन फ्यूजर की बेटी? आगे के कुछ दिनों तक बाई शुए क्लास खत्म होते ही चुपचाप अपनी बेंच पर लेट जाती थी और बिना हिले डुले वहीं पड़ी रहती। शुरू में सबको उसमें बहुत इंटरेस्ट था, पर जल्द ही सबका ध्यान हट गया। लगभग 1 महीने बाद बाई शुए के शरीर से एक सफेद रंग का लिक्विड यानी पानी जैसा कुछ निकलने लगा। मुझे नहीं पता था कि
कि वो क्या चीज थी, पर उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। इस वजह से क्लास के बाकी बच्चे उससे नफरत करने लगे और उससे दूर भागने लगे। एक लड़के ने तो हद ही पार कर दी। उसने बाईशुए के सिर पर पानी डाल दिया और बोलने लगा कि इसमें से गंदी बदबू आ रही है, इसलिए वो उसे साफ करने में उसकी मदद कर रहा है। मैंने सोचा था कि हमेशा शांत और चुप रहने वाली ये लड़की गुस्सा हो जाएगी, पर गुस्सा होने की जगह वो धीरे धीरे रोने लगी। उसे चिढ़ाने वाले बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। हान हान से ये सब देखा नहीं गया और उसने मुझसे मदद करने को कहा। हालांकि मुझे अभी तक इस लड़की की असलियत नहीं पता थी, फिर भी मैंने बीच में आने का फैसला किया। मैंने उस पानी डालने वाली लड़की के कंधे पर हाथ रखा। गुआनचुन, बाईशुए की बेंच पर जो पानी गिरा है उसे साफ करो। गुआनचुन डर गया और तुरंत बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी साफ करता हूँ। और वो जल्दी जल्दी डेस्क साफ करने लगा। वो अच्छे से जानता था कि मैं इस स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, जिसे 6th क्लास के बड़े बच्चे भी पंगा लेने से डरते हैं। फिर मैंने बाकी बच्चों से कहा, जिसने भी इस बीच बाईशुए को चिढ़ाया है, सब यहाँ आओ और उससे माफी मांगो, अभी के अभी। उन कुछ बच्चों ने पहले तो डर के मारी पीछे हटने की कोशिश की, फिर लाइन से खड़े होकर एक साथ बोले, हमसे गलती हो गई बाईशुए, प्लीज हमें माफ कर दो। बाईशुए ने रोना बंद किया और उसने दिल से मेरा और हान हान का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद से शेनचिंग हान ने खुद आगे बढ़कर उस सफेद बालों वाली लड़की से दोस्ती करने की कोशिश की और मुझे भी अपने साथ ले गई। जब भी उसके पास कोई अच्छी खान पीन की चीज होती, वो तुरंत उसके साथ शेयर करती थी। आखिरकार एक दिन बाईशुए ने अपने मन की बात पूछ ही ली। मेरे अंदर से इतनी गंदी बदबू आती है, क्या तुम लोगों को मुझसे घिन नहीं आती? उसने आगे बताया, सॉरी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बात यह है कि पूरी जिंदगी सबने मुझे अपने से दूर रखा है और मुझसे नफरत की है, इसलिए पहली बार किसी का साथ मिलने पर यह खुशी मुझे झूठी लग रही है, बिल्कुल एक सपने की तरह। ये कोई सपना नहीं है, हान हान ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था, इसलिए मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगी, और अगर तुम चाहो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। सुसु क्वीन का पास्ट भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए वो बाईशुए का दर्द अच्छे से समझती थी। उसी वक्त बाईशी ने हान हान को जोर से गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थैंक यू। फिर उसने अपने गले से एक नेकलेस निकाला। हान हान, लिटिल चेन, तुम लोगों ने हमेशा मुझे अच्छा खाना खिलाया और मेरे दोस्त बने, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये जानवर के दांत मेरी मम्मी ने पिछले साल मेरे बर्थडे पर दिए थे, अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। उम्मीद है तुम्हें बुरे नहीं लगेंगे और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा दोस्त रहें। हान हान ने उन दांतों को दोनों हाथों से लिया और खुशी से बोली, हम हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। जैसा कि शेनचिंग हान को लग रहा था कि ये दोस्ती हमेशा चलेगी, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक साइबॉर्ग आया और उसने बाईशुए का स्कूल से नाम कटवा दिया। मैंने प्रिंसिपल को कहते सुना कि उसके सारे रिकॉर्ड्स पूरी तरह सीक्रेट हैं। इससे ये पक्का हो गया कि बाईशुए कोई आम लड़की नहीं थी। उस दिन के बाद से हमने बाईशुई को कभी नहीं देखा। वो हमारे बचपन के एक रास्ते से गुजरी हुई मुसाफिर की तरह थी, जो आई और चली गई। पर बाईशुई के जाने से ज्यादा उसके बाद जो खबर आई, उसने मुझे चिंता में डाल दिया। कैपिटल का वो जीनियस लड़का सिर्फ 10 साल की उम्र में एक खतरनाक जानवर के जीन्स के साथ फ्यूज हो चुका था और अब वो एक हाथ से 1000 किलो का भारी पत्थर आराम से उठा सकता था। ये देखकर मैं सच में हैरान रह गया। उसने इतनी छोटी उम्र में ही जीन्स के साथ फ्यूज करना शुरू कर दिया था। इससे पहले वो जीनियस सिर्फ 100 किलो का डंबल ही उठा पाता था, पर जीन फ्यूजन के बाद वो सीधा 500 किलो का वजन उठाने लगा, यानी उसकी ताकत सीधा 5 गुना बढ़ गई थी। लेकिन फिर मैंने अपना हिसाब लगाया। मैं अभी सिर्फ 8 साल का था और बिना किसी जीन फ्यूजन के मैं आराम से एक हाथ से 300 किलो का वजन उठा सकता था। इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा पोटेंशियल उससे कहीं ज्यादा था। ये कैलकुलेशन करने के बाद मेरा खुद पर भरोसा और बढ़ गया और मैं आगे के फ्यूचर के लिए पूरी तरह तैयार था। पर तभी मैंने टीवी पर एक ऐसी न्यूज देखी जिसने मुझे पहली बार असली डर क्या होता है वो महसूस करवाया। एक पड़ोसी देश पर म्यूटेटेड बीस्ट्स ने बहुत खतरनाक हमला कर दिया था। वहां के लोगों ने जो वीडियो बनाई थी उसमें दिख रहा था कि ये हमला अजीब और बड़े बड़े चूहों ने किया था। एक लड़की को तो उन बीस्ट्स ने कैमरा के सामने ही जिंदा निगल लिया। आगे की जांच में पता चला कि इस हमले के पीछे कुछ हेरेटिकल कल्टिस्ट्स यानी इंसानियत के दुश्मन का हाथ था, जिन्होंने इस आग को और भड़काया था। साकुरा देश के एक बड़े ऑफिसर ने टीवी पर आकर बाकी सभी देशों से मदद मांगी ताकि सब मिलकर उन गद्दारों का खात्मा कर सकें। ये सो कॉल्ड हेरेटिक्स आम इंसानों के
दुश्मन थे जो अपने फायदे के लिए बीस्ट्स के पालतू कुत्ते बन चुके थे और इंसानी दुनिया पर हमले कर रहे थे। खैर, शुक्र है कि मैं एक मजबूत देश में पैदा हुआ था जहां का माहौल काफी सेफ था, जिसकी वजह से मैं चुपचाप अपनी ताकत को बढ़ा पा रहा था। पर तभी अचानक मुझे अपनी खिड़की के बाहर से तेज सरसराहट की आवाज आई। मैंने तुरंत खिड़की से बाहर देखा तो सरकारी साइबॉक्स हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। अगली सुबह मैं हैन का स्कूल जाने के लिए इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर उस जानवर के दांत पर पड़ी जो बाईशुए ने उसे दिया था। वो अचानक चमक रहा था। तब जाकर मुझे पक्का यकीन हुआ कि ये दांत सच में किसी म्यूटेटेड बीस्ट का ही है। अब मुझे समझ आया कि बाईशुए के अंदर से ऐसी अजीब एनर्जी क्यों आती थी। उसकी वजह यही दांत था। इसके बाद हम स्कूल के लिए निकल गए। पर कल रात को जिस तरह साइबॉक्स को भेजा गया था और अब इस दांत का इस तरह चमकना, ये दोनों बातें मुझे इशारा कर रही थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जब हम रास्ते से जा रहे थे तो वहां खड़ी एक लाल बालों वाली औरत ने हमें आवाज लगाई। हेलो बच्चों, क्या तुम दीदी के साथ कोई मजेदार गेम खेलना चाहोगे? उसने पूछा कि क्या हम दोनों भाई बहन हैं, और भोली भाली हान हान ने उसे सच सच बता दिया। तब उस औरत ने अजीब तरीके से पूछा, तुम दोनों इतने छोटे हो और अकेले स्कूल जा रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैंने तुरंत हान हान का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचते हुए बोला, हमें देर हो रही है, हमें अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। स्कूल पहुंचकर मैंने हनहान को डांटा और समझाया कि आगे से रास्ते में किसी भी अनजान इंसान की बात का जवाब मत देना। हनहान ने हाँ में सिर हिला दिया। स्कूल खत्म होने के बाद मैं हनहान को एक दूसरे रास्ते से घर ले जाने लगा। पर जैसे ही हम एक गली के पास से गुजरे, वहां वही लाल बालों वाली औरत दोबारा खड़ी थी। मैंने जानबूझकर रास्ता बदला था, पर मुझे नहीं पता था कि वो अभी भी हमारा पीछा कर रही थी। वो औरत अजीब तरीके से मुस्कुराई और बोली, बच्चों, दीदी के घर पर बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स हैं, क्या तुम मेरे घर चलकर खेलना चाहोगी? तभी अचानक उस औरत के पीछे एक आदमी आ गया। बिना एक भी शब्द बोले वो आदमी हमें उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर मैं तो पहले से ही लड़ने के लिए तैयार था। मैंने पूरी ताकत से एक मुक्का सीधा उस आदमी के सीने पर मारा और वो गुब्बारे की तरह हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। वो औरत दंग रह गई। ये कैसे हो सकता है? स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा बच्चा एक जवान आदमी को हवा में कैसे उड़ा सकता है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मैं पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया। मैंने एक जोरदार मुक्का सीधा उसके मुंह पर दे मारा। फिर मैंने पास से एक ईंट उठाई और उनकी तरफ बढ़ने लगा। आसपास कोई कैमरा नहीं था, इसलिए आगे की मुसीबत से बचने के लिए मुझे उनका हमेशा के लिए काम तमाम करना ही पड़ना था। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर अगर उन्होंने आज की बात किसी को भी बताई तो मेरी ताकत सबके सामने आ जाती और चुपचाप रहकर पावरफुल बनने का मेरा प्लान बर्बाद हो जाता। पर तभी अचानक धरती हिलने लगी और एक भयानक जानवर के चिल्लाने की आवाज आई। अगले ही पल हमारी आंखों के सामने एक अजीब और हद से ज्यादा बड़ा चूहा आ गया। उस बड़े चूहे ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और एक ही बार में उस औरत के शरीर का नीचे का हिस्सा चबा गया। फिर उसने उस आदमी को अपने हाथ में दबोचा और दोनों को स्नैक्स की तरह खा गया। मैंने बिना एक पल गवाए तुरंत हान हान को अपनी गोदी में उठाया और वहां से जान बचाकर भाग निकला। शुक्र है कि हमारे भागने के थोड़ी ही देर बाद हवा में उड़ता हुआ एक फीमेल साइबॉर्ग वहां पहुंच गया। वो सीधा उस बड़े चूहे के सर के ठीक ऊपर रुकी। उसने अपना दायां हाथ उठाया और अपने वेपन को चार्ज करने लगी। वेपन चार्ज होते ही उसने कैनन से उस चूहे पर बेहोशी वाले गोले दागने शुरू कर दिए। उस चूहे पर लगातार हमला होता रहा, जिससे थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगी। बस सही मौका देखकर उस फीमेल साइबॉर्ग ने अपनी तलवार निकाली और चूहे की गर्दन काटकर उसका खेल खत्म कर दिया। घर लौटकर मैंने आज की लड़ाई का हिसाब लगाया। उस फीमेल साइबॉर्ग का रैंक शायद बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि पहले उसने बेहोशी की सुई से चूहे को कमजोर किया और फिर पूरे 7 मिनट तक आमने सामने लड़ने के बाद उसे मार पाई। पर वो बड़ा चूहा सच में बहुत खतरनाक था। एक बड़ा चूहा 3 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो सकता है और उसका बायोलॉजिकल रैंक ऑर्डिनरी टियर 5 तक होता है। ये तो अच्छा हुआ कि कल रात ही साइबॉर्ग्स वहां आ चुके थे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल था। लेकिन आखिर में अपनी ही ताकत सबसे ज्यादा काम आती है। उस दिन के बाद से मैंने और भी खतरनाक कसरत शुरू कर दी। वजन उठाकर बैठक लगाना, वेटेड स्क्वाट्स, वाइटैलिटी +2, लेग मसल स्ट्रेंथ +2, स्क्वाट प्रोफिशिएंसी +1। जल्द ही मैंने और हान हान ने अपना 9वां जन्मदिन मनाया। विशेष मांगने के बाद हमने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए। मैंने हान हान को लकड़ी का एक हेयर पिन दिया, जिसे मैंने अपने तेज दिमाग की मदद से खुद सीखकर एक ही रात में तराशा था। वक्त तेजी से बीता और देखते ही देखते हमारा स्कूल
स्कूल खत्म हो गया। तब तक मैंने स्कूल का गुंडा यानी टॉप डॉग ऑफ एलिमेंट्री स्कूल वाला टाइटल अनलॉक कर लिया कि अब मैं हाई स्कूल का डॉन यानी मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड वाला टाइटल अनलॉक करने और लॉ ऑफ द जंगल वाली नई पावर पाने से बस एक कदम दूर था। नए बड़े स्कूल की पढ़ाई शुरू होने से पहले जो छुट्टियां मिली उनमें मैंने इस टाइटल को जल्दी अनलॉक करने और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपनी कसरत को और भी ज्यादा खतरनाक बनाना शुरू कर दिया। हर दिन 1000 वजन उठाकर पुशअप्स करना, वाइटैलिटी प्लस 2000, आर्म मसल स्ट्रेंथ प्लस 2000, पुशअप प्रोफिशिएंसी प्लस 1000। नए स्कूल की पढ़ाई शुरू होने की ठीक एक दिन पहले मेरा बायोलॉजिकल रैंक सक्सेसफुली बढ़कर ऑर्डिनरी टियर 3 पर पहुंच गया और इस वजह से मेरी शरीर की सारी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थीं। इस बीच मैं कैपिटल के उस जीनियस लड़के पर भी नजर रखे हुए था। अब वो 14 साल का हो चुका था और एक हाथ से 2000 किलो का भारी लोहा उठा सकता था। एक गुलायत हैंड की जीन्स इंसान की ताकत को कम से कम 4 से 8 गुना बढ़ा देते हैं। अगर हम कम से कम यानी 4 गुना भी हिसाब लगाएं तो जीन फ्यूजन से पहले उसकी असली ताकत एक हाथ से सिर्फ 400 किलो उठाने की थी। इसके मुकाबले मैं अभी भी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। ये सोचकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि जब मैं आगे चलकर खुद जीन फ्यूजन करूंगा तो मेरी ताकत किस लेवल पर पहुंच जाएगी। जल्द ही मेरी नए मिडिल स्कूल की लाइफ शुरू हो गई। क्योंकि मैं पहले वाले स्कूल में पूरे शहर का टॉप स्टूडेंट था, इसलिए शहर के सभी बड़े स्कूल्स के प्रिंसिपल्स मुझे अपने यहाँ बुलाने की होड़ में लगे थे। आखिर में मैंने शंघाई मिडिल स्कूल का ऑफर एक्सेप्ट किया, पर मेरी एक शर्त थी कि शेन चिंग हान भी मेरे साथ इसी स्कूल और मेरी ही क्लास में पढ़ेगी। पहले दिन प्रिंसिपल और मेरी क्लास टीचर ने खुद आकर मेरा स्वागत किया और मुझसे कहा कि मैं आगे भी स्कूल का नाम रोशन करता रहूं। कुछ आम बातें करने के बाद मैं वहां से बाहर निकलने का बहाना ढूंढने लगा। मेरे भागने की वजह यह थी कि शांघाई स्कूल में स्पोर्ट्स का बहुत बढ़िया इंतजाम था, इसलिए मैंने और हान ने पहले से ही प्लान किया था कि पढ़ाई शुरू होने से पहले हम दोनों बैडमिंटन खेलेंगे। पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारे इस खेल के बीच में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाएंगे। अभी हमने खेलना शुरू ही किया था कि एक सीनियर लड़का आकर बोला, तुम दोनों यहाँ नए हो ना? ये कोर्ट हम सीनियर्स के लिए रिजर्व्ड है। बाकी के 2 सीनियर लड़के तो और भी बदतमीज थे जो हान पर लाइन मारने लगे। ये देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम सबके सब उससे दूर हट जाओ और मुझे तुम्हें यह समझाने की जरूरत नहीं है कि जो पहले आएगा वही पहले खेलेगा, समझ आया? पर उस सीनियर लड़के में बहुत घमंड था। किसने कहा ऐसा कोई नियम है? आज अगर खुद भगवान भी यहाँ पहले आए होते ना तो भी ये कोर्ट हम ही लेते। मैंने आगे एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई बैडमिंटन की चिड़िया को हवा में उछाला और पूरी ताकत से रैकेट घुमाकर मारा। वो चिड़िया इतनी तेज गई कि हवा में सरसराहट की आवाज आई और उसने सीधा उस सीनियर लड़के के रैकेट और उसकी टोपी के बीचों बीच छेद कर दिया। वो तीनों के तीनों उसी वक्त डर के मारे कांपने लगे। ये तो बहुत तेज था। क्या ये कोई इंसान है? क्या ये कोई जीन फ्यूजर है? नहीं, ये तो अभी बहुत छोटा है। अगर ये निशाना थोड़ा सा भी चूक जाता तो हमारे भाई का सर ही उड़ जाता। उन्होंने तुरंत एक लाइन में खड़े होकर सर झुकाया। भाई, हमसे गलती हो गई, और वहां से दुम दबाकर भाग गए। शायद इस किस्से की खबर पूरे स्कूल में फैल गई थी, इसलिए क्लास के दौरान फिर कभी किसी ने हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि मैंने स्कूल की सारी पढ़ाई पहले ही खत्म कर ली थी, इसलिए मैं रात को ज्यादातर अपनी पसंद की बाकी किताबें पढ़ता था। अपनी शरीर की कसरत के बाद मैं इंटरनेट पर अलग अलग तरह की नई चीजें सीखने लगा। अपने तेज दिमाग की मदद से मैंने धीरे धीरे फोटोग्राफी, खाना बनाना, ड्राइविंग, स्विमिंग, जंगल में जिंदा रहना और अलग अलग स्पोर्ट्स की स्किल्स सीख ली, ताकि मैं जल्द से जल्द हाई स्कूल का डॉन वाला टाइटल अनलॉक कर सकूं। मैंने न सिर्फ पूरे स्कूल में हर एक सब्जेक्ट में पहला नंबर हासिल किया, बल्कि अलग अलग नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में भी स्कूल की तरफ से हिस्सा लिया। मैंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। हर एक चीज में मैंने जानबूझकर पहला नंबर नहीं लाया ताकि लोग मुझ पर बहुत ज्यादा ध्यान ना देने लगे। देखते ही देखते एक सेमेस्टर बीत गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी मेहनत के बाद भी मेरा टाइटल अभी तक लॉक ही रहेगा। हालांकि मेरे इस जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से स्कूल में मेरी बहुत सारी लड़कियां फैंस बन चुकी थी, पर मैंने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शेन कंगन को अकेले में पढ़ाने के अलावा मेरा पूरा ध्यान स्कूल के आने वाले स्पोर्ट्स मीट पर था। मुझे लगा कि अगर मैंने स्पोर्ट्स डे पर अपना दबदबा बना लिया तो मैं पक्का हाई स्कूल का डॉन यानी मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड वाला टाइटल अनलॉक कर लूंगा। इस स्पोर्ट्स मीट में मैंने सिर्फ 3 बड़े खेलों में हिस्सा लिया: गोला फेंकना, हाई जंप और स्प्रिंटिंग यानी तेज दौड़। ये तीनों खेल मेरी ताकत, कूदने की क्षमता और स्पीड को दिखाने के लिए काफी थे। अगर मैं इन तीनों में टॉप कर लेता तो इसका मतलब होता कि स्पोर्ट्स में मुझसे आगे कोई नहीं है।
हालांकि मैंने लड़ाई के दौरान अपनी ताकत को थोड़ा छुपा कर रखा ताकि लोगों को अजीब ना लगे। फिर भी पहला नंबर लाना मेरे लिए बहुत आसान था। जैसे ही मुझे मेरे सारे मेडल्स मिले, अचानक मुझे अपने अंदर एक अजीब और बहुत बड़ी ताकत महसूस हुई। उसी वक्त सिस्टम का मैसेज आया, आपकी पढ़ाई और स्पोर्ट्स के कमाल के परफॉर्मेंस ने पूरे स्कूल को पीछे छोड़ दिया है। आपने सक्सेसफुली हाई स्कूल का डॉन, मिडिल स्कूल ओवरलॉर्ड का टाइटल अनलॉक कर लिया है। पुरानी पढ़ाई के 9 साल तक अपना दबदबा बनाने का मिशन पूरा हो चुका है। रिवॉर्ड, आपको लॉ ऑफ द जंगल नाम की नई पावर मिलती है। लॉ ऑफ द जंगल का असर, आपकी जिंदगी की ताकत बाकी सभी जीवों से ऊपर है। आप अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे जीवों की लाइफ एसेंस को अपने अंदर सोख सकते हैं। स्कूल से निकलते वक्त मैं सोचने लगा कि आखिर ये लाइफ एसेंस क्या चीज है। तभी अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने हान की तरफ देखा। हान, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा वो जानवर वाला दांत ले सकता हूँ? हान ने अपने गले से नेकलेस निकाला और वो दांत मेरे हाथ में रख दिया। अगले ही पल सिस्टम बोला, आपने सक्सेसफुली अबिसल जायंट बटरफ्लाई की थोड़ी सी लाइफ एसेंस सोख ली है। अबिसल जायंट बटरफ्लाई एटलस 1%। जब ये लाइन 100% हो जाएगी तो आप इस बदले हुए जानवर की पावर्स या स्किल्स को अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। घर लौटकर मैंने तुरंत इंटरनेट पर इस अबिशल जायंट बटरफ्लाई के बारे में ढूंढना शुरू किया, पर मुझे कुछ नहीं मिला। लगता है इस म्यूटेटेड बीस्ट के बारे में पता लगाने के लिए मुझे खुद ही मेहनत करनी होगी। फिर मैंने अपने बैग से दूसरा दांत निकाला और उसे भी सोख लिया। मेरा प्रोग्रेस बढ़कर 2% हो गया, पर यह सिर्फ 2% था। इसका मतलब था कि इस पुरानी हड्डी में अब बहुत कम ताकत बची थी। इस पावर को पूरी तरह खोलने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ना था। इसके बाद अपनी कसरत को और मुश्किल बनाने के लिए मैंने शेन चिंगहान के साथ रोज साइकिल से स्कूल आना जाना शुरू कर दिया। पर तभी रास्ते में स्कूल की मार्शल आर्ट्स टीम के कोच मिस्टर गुओ ने हमारा रास्ता रोक लिया। उन्होंने स्पोर्ट्स मीट पर मेरा कमाल का परफॉर्मेंस देख लिया था और वो मुझे स्कूल की मार्शल आर्ट्स टीम में शामिल होने का ऑफर दे रहे थे। मुझे मना करने का मौका दिए बिना ही वो वहां से चले गए। घर लौटकर मैंने एक मच्छर को मारा और एक नतीजे पर पहुंचा। चाहे मच्छर हो या कॉकरोच, जो जीव बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं उन पर लॉ ऑफ द जंगल काम नहीं करता। सिर्फ बड़े और ताकतवर म्यूटेटेड बीस्ट्स के पास ही इतनी लाइफ एसेंस होती है जिसे सूखा जा सके। अपने इस दिमाग को टेस्ट करने के लिए मैंने एक ऐसे सुपरमार्केट जाने का फैसला किया जहां बदले हुए जानवरों का मांस बिकता था। वहां पहुंचकर जैसे ही मैंने बीस्ट मीट का काउंटर देखा, मैं जल्दी से वहां भागा और थोड़ा नर्वस होकर अपना हाथ मांस की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक बहुत तेज ताकत मेरे शरीर के अंदर आने लगी। मैंने खुशी के मारे अपनी मुट्ठी भींची। मेरा अंदाजा एकदम सही था, लेकिन हान मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हो गया हूं। ज़िचेन, इस मांस को छूकर कैसा लग रहा है? क्या ये आम मांस से अलग है? मैंने उसे असली बात नहीं बताई, बल्कि कहा, कुछ खास अलग नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा फ्रेश लग रहा है। क्या तुम भी छूकर देखना चाहोगी? हान ने जल्दी जल्दी अपने हाथ हिलाए। नहीं, तुमने छू लिया ना, बस काफी है। फिर मैंने उससे कहा कि जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा सा बीस्ट मीट खरीद कर चखते हैं। असल में मैं खरीदने के बहाने वहां पैक किए हुए बाकी मांस को भी छूना चाहता था, क्योंकि म्यूटेटेड बीस्ट का मांस बहुत महंगा होता था। इसलिए मैंने सबसे सस्ता वाला ऑप्शन चुना, फैंटम स्क्विड, एक अजीब स्क्विड। ये देखकर हान टेंशन में आ गई। ज़िचेन, ये तो बहुत महंगा है, क्यों ना हम खरीदने से पहले मम्मी से पूछ लें। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया था। उन्होंने तो मुझे बहुत सारा खरीदने को कहा है ताकि हम तुम्हारे परिवार को भी घर पर खाने के लिए बुला सकें। वैसे मांस खरीदने की मेरी एक और वजह थी। मुझे डर था कि कहीं इसकी लाइफ एसेंस सोखने के बाद ये मांस तुरंत खराब ना हो जाए, इसलिए मैं इसे चेक करना चाहता था। मैंने बिल चुकाने के लिए QR कोड स्कैन किया। कुल 3 किलो के आसपास का मांस मुझे 2,994 रुपए का पड़ा। मांस पकड़कर जब मैं बाहर निकला तो मेरा दिल बैठ गया। ये हद से ज्यादा महंगा था। पता नहीं अब दोबारा कब खरीद पाऊंगा। मांस खरीदते खरीदते रात के 9 बज चुके थे, इसलिए हम सीधा घर की तरफ निकल गए। रास्ते में मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसे टेस्ट करना शुरू किया। जैसे ही मैंने फैंटम स्क्विड के मांस को छुआ, सिस्टम का मैसेज आया, आपने सक्सेसफुली फैंटम स्क्विड की लाइफ एसेंस को सोख लिया है। फैंटम स्क्विड एटलस 0.1%। मेरे हिसाब से इसका मतलब था कि मुझे इस पावर को 100% करने के लिए कम से कम 50 किलो मांस सोखना पड़ेगा और लगभग 1000 रुपए किलो के हिसाब से इसमें
कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आने वाला था। फैंटम स्क्विड की खास बात यह थी कि वो पानी में गायब हो सकता था। अगर मुझे ये गायब होने वाली पावर मिल जाती तो 1 लाख रुपए लगाना बिल्कुल वसूल था। अब मेरा अगला निशाना ये था कि आखिर पैसे कैसे कमाए जाएं। फिर मैंने उस मांस की तरफ देखा। काफी देर हो चुकी थी पर मांस बिल्कुल खराब नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि लाइफ एसेंस सोखने से मांस की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने बिना किसी डर के फैंटम स्क्विड की बची हुई लाइफ एसेंस को सोखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते फैंटम स्क्विड का प्रोग्रेस बढ़कर 3% पर पहुंच गया। पर क्यों भी मेरा ध्यान भटक गया था, मैं रास्ते में चलते हुए एक अनजान आदमी से टकराते टकराते बचा। मैं अभी उनसे माफी मांग ही रहा था कि अचानक हान ने थोड़ी दूर इशारा करते हुए कहा, चेन वहां देखो, वो तो हमारी स्ट्रॉबेरी टीचर है। एक गुंडे ने उन्हें पकड़ रखा है। आगे कुछ पुलिस वाले खड़े होकर उस गुंडे को समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, प्लीज शांत हो जाओ और अपना हथियार नीचे डाल दो। पुलिस कैप्टन ने अपने साथ खड़े ऑफिसर से कहा, गोली मत चलाना, दोनों बहुत पास हैं, हॉस्टेज को चोट लग सकती है। उसी वक्त मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया। अगले ही पल वो पत्थर उस गुंडे के कान के पास से निकलता हुआ सीधा उसके हाथ पर जा लगा, जिसमें उसने चाकू पकड़ा हुआ था। मौका देखते ही पुलिस वालों ने आगे बढ़कर उस गुंडे को दबोचा और नीचे गिरा दिया। मैंने हान को चुप रहने का इशारा किया और उसे लेकर वहां से पतली गली से निकलने लगा। पर तभी कैप्टन ने पीछे से आवाज लगाई, ओए बच्चे, क्या वो पत्थर तुमने मारा था? मैंने जल्दी जल्दी अपने हाथ हिलाए। नहीं, मैंने नहीं मारा। और मैं हान को खींचते हुए भागने लगा। कैप्टन सोच में पड़ गया, इतनी ताकत, पर यह बच्चा भला काम करके छुपा क्यों रहा है? अच्छा काम करने वाले को तो इनाम मिलता है। इनाम का नाम सुनते ही मेरे पैर वहीं रुक गए और मैं पहले से भी तेज दौड़कर वहां वापस पहुंच गया। मैंने अपना सर खुजलाया। मुझे अभी याद आया, वो पत्थर मैंने ही मारा था। कैप्टन ने अपना सर पीट लिया। तुम तो बड़े चालू निकले। चलो हमारे साथ थाने चलो, वहां अपना बयान लिखवाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दिलवाने में मदद करूंगा। जैसे ही मैं और हान बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस गुंडे का शरीर अचानक बदलने लगा और वो एक बड़े चूहे में बदल गया। गड़बड़ हो गई, ये कोई नॉर्मल गुंडा नहीं बल्कि इंसानियत का दुश्मन है। ये बदल रहा है। बदलने के बाद उस चूहे ने एक फीमेल पुलिस ऑफिसर पर हमला किया और उसे जमीन पर पटक दिया। कैप्टन ने तुरंत फोन निकाला। हेडक्वार्टर्स, जियांगबाई वेस्ट रोड पार्क में एक जायंट म्यूटेटेड रैट आ गया है। लगता है किसी कल्टिस्ट ने रैट लॉर्ड के जीन्स अपने अंदर डाले हैं। हमसे ये नहीं संभल रहा, जल्दी से बैकअप भेजो। बाकी के ऑफिसर्स अपनी गन्स निकालकर चूहे पर लगातार गोलियां चला रहे थे। मैंने तुरंत अपनी स्ट्रॉबेरी टीचर और हनान का हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकला। अभी मैं थोड़ी ही दूर गया था कि हवा में उड़ता हुआ एक साइबॉर्ग हमारे ऊपर से गुजरा। मैं वहीं रुक गया। मैंने देखा कि उस फीमेल साइबॉर्ग ने चूहे के मुंह पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वो कई मीटर पीछे जा गिरा। फिर उसने अपने चेहरे के पास से चेस्ट आर्मर को खोला। उसकी लेजर कैनन चार्ज हुई और 2 पर्पल रंग की तेज लेजर बीम्स बाहर निकली। जैसे ही वो लेजर उस चूहे को लगी, उसका मांस और खून पिघलने लगा और आखिर में वो राख बन गया। मैं दंग रह गया। क्या एक साइबॉर्ग की असली ताकत इतनी खतरनाक होती है? ये तो हद से ज्यादा पावरफुल थी। इसके बाद मैं अपनी साइकिल आगे बढ़ाकर जाने लगा, पर अचानक मैंने देखा कि जो बीस्ट मीट मैं मार्केट से लाया था, जिसका मैंने लाइफ एसेंस सोखा था, वो खराब हो चुका था। इसका मतलब था कि लाइफ एसेंस सोखने के बाद मांस खराब तो होता है, पर थोड़ी देर बाद। अब मुझे घर पर बहाना बनाना पड़ना था कि मांस क्यों खराब हुआ। मैंने सारा ठीकरा उस गुंडे पर फोड़ दिया। मैंने उस खराब मांस को जमीन पर फेंका और गुस्से में बोला, ये सब इस साले कल्टिस्ट की गलती है। मैंने हान को समझाया कि उस साइबॉर्ग के लेजर हमले की वजह से मांस हद से ज्यादा गर्म हो गया और खराब हो गया। भोली भाली हान ने तुरंत मुझे दिलासा दिया, कोई बात नहीं चेन, सबसे जरूरी बात तो ये है कि हम दोनों सही सलामत हैं। हम पहले घर जाना चाहते थे, पर कैप्टन के कहने पर हम बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। अजीब बात यह थी कि उस कल्टिस्ट की बॉडी भी उसी गाड़ी में रखी हुई थी। हालांकि वो अब सिर्फ जली हुई राख का ढेर थी और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। पर तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अगर उस पुराने दांत में थोड़ी सी जान बची थी तो क्या इस मुर्दे के अंदर नहीं होगी? क्या मैं इस जली हुई राख से उस रैट किंग के जीन्स सोख सकता हूँ? ये सोचकर मैंने अपना हाथ उस राख की तरफ बढ़ाया और उसे छुआ। तुरंत सिस्टम का मैसेज आया, आपने सक्सेसफुली जायंट म्यूटेटेड रैट की लाइफ एसेंस को सोख लिया है। जायंट म्यूटेटेड रैट एटलस 5%। ओ भाई, इतना सारा! इसका मतलब था कि मांस जितना फ्रेश होगा उसमें से उतनी ही ज्यादा ताकत सोखी जा सकती है। जल्द ही हम सिक्योरिटी ऑफिस पहुंच गए। कैप्टन ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारे इनाम के लिए आगे बात कर दी है, पर मुझे एक बात सच सच बताओ, इतनी दूर से और इतने अंधेरे में
तुम एक स्कूल के बच्चे होकर उस गुंडे के हाथ पर इतना सटीक पत्थर कैसे मार सकते हो? मैंने बहाना बनाया, सर शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने दाएं हाथ की रोज बहुत कसरत करता हूँ। ये सुनकर कैप्टन गहरी सोच में डूब गया। तभी अचानक दरवाजा खुला और हान मेरे मम्मी पापा को लेकर अंदर भागी आई। मम्मी ने मुझे जोर से गले लगा लिया। चिन, तुम ठीक तो हो ना? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने उन्हें चुप करवाया। मम्मी, आप इतना परेशान मत होइए, मैं एकदम भला चंगा हूँ। मुझे तो अच्छा काम करने के लिए इनाम भी मिला है। पर मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चिन, मुझसे वादा करो कि आगे से अगर ऐसी कोई मुसीबत आए तो तुम पहले किसी सेफ जगह पर छुप जाओगे। मैं बस तुम्हें सही सलामत बड़ा होते देखना चाहती हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बाहर निकलते हुए बोला, आप चिंता मत करो मम्मी, मैं वादा करता हूँ कि सबसे पहले अपनी जान बचाऊंगा। जब हम ऑफिस से बाहर निकल रहे थे तो मैंने वहां के ऑफिसर्स को आपस में बातें करते सुना। ये रैट गॉड कल्ट वाले आजकल बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अब कॉलेजेस में भी अपने लोग घुसा दिए हैं और वो ज्यादातर उन बच्चों को फंसा रहे हैं जिन्होंने आर्ट्स ली है और जिन्हें आसानी से जीन फ्यूजन का मौका नहीं मिलता। आज जो मारा गया वो भी ग्वांगयान यूनिवर्सिटी का एक आर्ट स्टूडेंट ही था जिसे इन लोगों ने बहका दिया था। दूसरा ऑफिसर बोला, हमें इन सभी गद्दारों को खत्म करना ही होगा। इस पर पहले वाले ने कहा, ये तो बस ऊपर ऊपर की सफाई हुई, असली इलाज तब होगा जब हम उनके उन सबसे बड़े आका यानी रैट किंग को खत्म करेंगे। रास्ते में चलते चलते मैंने अपने फोन पर इस रैट गॉड कल्ट के बारे में सर्च किया। पता चला कि इस गैंग का मेन अड्डा हमारे शंघाई शहर में ही था और इसके मेंबर्स ज्यादातर वही लोग थे जो जिंदगी में फेल हो चुके थे। इस साल उनकी ऐसी गंदी हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी मेरे दिमाग में एक थ्योरी आई, हो ना हो वो रैट किंग अपने आप को और ऊपर के लेवल पर अपग्रेड करना चाहता है, इसीलिए वो अपने चेलों से इतनी सारी ताकत इकट्ठी करवा रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि उस रैट किंग के पास अब इंसानों जैसा दिमाग आ चुका है? तभी एक गली से गुजरते वक्त मैंने एक ऐसा चूहा देखा जो साइज में बिल्ली से भी बड़ा था। मैंने सोचा, क्या इसका रिश्ता भी उसी रैट किंग से है? फिर मैंने अपना सर झटका और सोचा, हटाओ यार, हम इंडिया के रहने वाले हैं, यहाँ के चूहे तो वैसे भी बिल्ली जितने बड़े होते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे साथ चल रही हान अचानक बहुत शांत हो गई थी। कहीं फिर से वही गड़बड़ तो नहीं हो गई? जब भी हान बहुत नर्वस होती थी या अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आती थी तो वो अपना सुसु रोक नहीं पाती थी, बिल्कुल बचपन की तरह। पर मेरे मन ने कहा कि उसकी ये आदत किसी अनजान और बहुत बड़ी छिपी हुई पावर से जुड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ वो पुलिस कैप्टन अभी भी इसी सोच में डूबा था कि एक स्कूल का छोटा बच्चा इतनी ताकत से पत्थर कैसे मार सकता है। तभी उसे एक चूहे की आवाज आई। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक बहुत ही बड़ा चूहा दिखा और अगले ही सेकंड उस चूहे ने सीधा कैप्टन पर हमला कर दिया। कैप्टन ने तुरंत गोली चलाई और कुछ ही देर में सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। अगली सुबह मैं रोज की तरह अपनी क्लास में बैठा था। मैं सोच रहा था कि कल रात के उस आधे चूहे, आधे इंसान और उस फीमेल साइबोर्ग के मुकाबले में अभी भी बहुत कमजोर हूँ। लगता है मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने होंगे ताकि मैं फैंटम स्क्विड की पावर को पूरी तरह 100% अनलॉक कर सकूं। पर स्कूल और बाकी कॉम्पिटिशन्स के इनाम के पैसों से काम चलाना बहुत स्लो प्रोसेस था। मैंने सोचा, क्यों ना एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, एक स्टडी यूट्यूबर बनकर या लाइव स्ट्रीम पर ट्यूटोरियल्स बेचकर पैसे कमाऊं। पर मैंने तुरंत इस आइडिया को दिमाग से निकाल दिया। नहीं यार, हालांकि इसमें पैसा बहुत तेज है पर इसमें बहुत ज्यादा लाइमलाइट और फेम मिल जाएगा जो मेरे सीक्रेट प्लान के खिलाफ है। मेरा सोचना ही गलत था। एक ऐसी दुनिया जहां जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स भरे पड़े हैं, वहां पढ़ाई से ज्यादा मार्शल आर्ट्स की इज्जत होती है और मार्शल आर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स का इनाम पढ़ाई वाले टेस्ट से कहीं ज्यादा होता है। मैंने अपनी मुट्ठी भींची। ये रास्ता एकदम परफेक्ट है। अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका था। स्कूल के जिम के अंदर कोच मिस्टर गुओ पानी पी रहे थे। मैं उनके पास गया और बोला, हेलो मिस्टर गुओ। मिस्टर गुओ का चेहरा खुशी से खिल उठा। ज़ेचेन, क्या तुम टीम ज्वाइन करने का सोच रहे हो या पहले मार्शल आर्ट्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो? मैंने धीरे से पूछा, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं मार्शल आर्ट्स टीम ज्वाइन करता हूँ तो क्या मुझे शहर के बड़े मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में लड़ने का मौका मिलेगा और क्या वहाँ का प्राइज मनी बड़ा होता है? मिस्टर गुओ ने घमंड से जवाब दिया, बिल्कुल मिलेगा और वहां का इनाम छोटा मोटा नहीं होता। एक एक प्राइज लगभग हजारों लाखों में होता है। ये सुनते ही मैंने तुरंत मिस्टर गुओ का हाथ पकड़ लिया। सर प्लीज आप मुझे अभी के अभी अपनी मार्शल आर्ट्स टीम में शामिल कर लीजिए। कोच ने हाथ हिलाकर टीम के बाकी सभी लड़कों को पास बुलाया। सबने एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दिया और मैंने भी उन्हें हेलो कहा। क्योंकि मैंने पहले कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा था इसलिए मिस्टर गुओ ने पहले मुझे कुछ पंचेस और किक्स की टेक्निक्स करके दिखाई। पूरा सेट खत्म करने के बाद मिस्टर गुओ ने अपना
पसीना पोंछा और मेरी तरफ देखा। इन सिंपल लगने वाले मूव्स को आसान मत समझना, ये काफी मुश्किल है। हमारी टीम में जिस लड़के ने इसे सबसे तेज सीखा था उसे भी पूरा 1 हफ्ता लग गया था। मैंने अपने तेज दिमाग की मदद से प्रैक्टिस शुरू की। मिस्टर गुओ के सारे मूव्स मेरे दिमाग में एकदम फिट हो चुके थे और मैंने बड़ी आसानी से उनके जैसा पंच मारकर दिखा दिया। सिस्टम का मैसेज आया, आप फिस्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाइटैलिटी +1, हैंड मसल स्ट्रेंथ +1, हैंड एजिलिटी +1, फिस्ट टेक्निक प्रोफिशिएंसी +1। इसके बाद लेग्स की बारी आई। आप लेग टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाइटैलिटी +1, लेग मसल स्ट्रेंथ +1, लेग एजिलिटी +1, लेग टेक्निक प्रोफिशिएंसी +1। मिस्टर गुओ तो मुझे देखकर एकदम सन्न रह गए। ये बिल्कुल नामुमकिन है। मेरे बाकी के टीम मेंबर्स के भी होश उड़ चुके थे। भाई, कोई सिर्फ एक बार देखकर ही सब कुछ कैसे सीख सकता है? मिस्टर गुओ की आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। उन्हें लग रहा था कि मैं सदियों में पैदा होने वाला कोई मार्शल आर्ट्स का अनोखा खिलाड़ी हूं। रात को मम्मी ने मुझे खाने के लिए आवाज लगाई। मैं तुरंत अपनी कटोरी लेकर वहां भागा। मम्मी, आज खाने में क्या बना है? मम्मी ने घमंड से कहा। और क्या, वही फैंटम स्क्विड जिसके लिए तुम तड़प रहे थे। देखते ही देखते एक कमाल की डिश जो देखने और खुशबू में एकदम लाजवाब थी टेबल पर आ गई। मैंने उसे सूंघा। खुशबू सच में गजब की थी। फिर मैंने जैसे ही उसकी एक बाइट ली, तुरंत सिस्टम का मैसेज आ गया, आपने सक्सेसफुली फैंटम स्क्विड की लाइफ एसेंस को सोख लिया है। फैंटम स्क्विड एटलस 3.01%? ओ भाई, इसका मतलब मैं इसे खाकर भी इसकी पावर सोख सकता हूँ। अगर मुझे ये पहले पता होता तो दुकान पर जाकर उसे छूने की नौटंकी ही ना करता। तभी टीवी पर एक न्यूज आने लगी। टीवी पर दिखाई जा रही इस जीनियस लड़की ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 14 साल की उम्र में इसने सक्सेसफुली एक एनर्जी कोर के साथ फ्यूज कर लिया है और इतिहास की सबसे कम उम्र की साइबॉर्ग बन गई है। जब इसकी पावर चलती है तो ये एक हाथ से 2000 किलो की भारी एसयूवी गाड़ी आराम से उठा सकती है। 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 3 सेकंड में पूरी कर सकती है और एक जगह खड़े खड़े 8 मीटर ऊंची छलांग मार सकती है। मैं सोचने लगा कि कैपिटल के उस पुरानी जीनियस लड़की और आज की इस जीनियस लड़की में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा, जीन फ्यूजर्स या फिर साइबॉर्ग्स। तभी टीवी पर एक और अचानक दुख भरी खबर आई। एक बेहद दुखद समाचार। सिक्योरिटी कैप्टन ही चुन शान का कल रात 11 बजे उनके ऑफिस में ही निधन हो गया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उन पर एक जायंट म्यूटेटेड रैट ने हमला किया था जो चुपके से सिक्योरिटी स्टेशन में घुस आया था। मेरा चेहरा उतर गया। क्या ये वही चूहा था जो कल रात दिखा था? इस खबर के बाद मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की और भी ज्यादा जल्दी होने लगी। अपनी कसरत को और खतरनाक बनाने के बाद अब मेरी 100 मीटर की दौड़ 4.61 सेकंड पर पहुंच चुकी थी। मेरी ऊंची छलांग 5.51 मीटर हो गई थी और मैं एक हाथ से लगभग 1000 किलो का वजन उठा सकता था। मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को भी ढीला नहीं छोड़ा ताकि मैं जल्द से जल्द पावरफुल बनकर आने वाली कंपटीशन के लिए तैयार हो सकूं। अगली सुबह मैं रोज की तरह नई टेक्निक सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए जिम जा रहा था। हान भी बस देखने के लिए मेरे साथ हो ली। तभी अचानक हमारे सामने एक सीनियर लड़की आकर खड़ी हो गई। जूनियर जीचेन, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया ना? मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, एकदम फ्रेश दूध। मैंने हान का हाथ पकड़ा और वहां से आगे बढ़ते हुए बोला, नहीं थैंक यू, आपने सोचा वही बहुत है। ये नजारा वहां खड़े एक दीवाने सीनियर ने देख लिया। इस बच्चे ने मुझे स्पोर्ट्स डे पर हराया था और अब ये मेरी ड्रीम गर्ल का गिफ्ट रिजेक्ट कर रहा है। उसने तुरंत मेरा रास्ता रोक लिया। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? अगर तुम्हें नहीं पीना था तो चुपचाप रख लेते और किसी और को दे देते, जैसे कि मुझे। उसका दिल तोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं एकदम स्पीचलेस हो गया। अगर मैं ऐसा करता तो क्या वो और भी बदतमीजी नहीं होती? वो सिम्प सीनियर गुस्से में और लाल हो गया। तो तुम्हें ये पी लेना चाहिए था। ना पीना एक तरह से बेइज्जती है और बेइज्जती करना बदतमीजी है। इतना बोलने के बाद उसने सीधा मुझे चैलेंज दे डाला। लिन ज़िचेन, क्या तुम्हारे अंदर मुझसे लड़ने की हिम्मत है? अगर मैं हारा तो आज के बाद तुमसे कभी एक शब्द नहीं बोलूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें ये सारा दूध पीना पड़ेगा। उसी वक्त सिस्टम का मैसेज आया। फॉर्मल कंपटीशन में सबसे पुराने तरीके यानी अपनी ताकत से लड़कर लगातार 1000 अलग-अलग खिलाड़ियों को हराएं। रिवॉर्ड, आपको नेचुरल सिलेक्शन नाम की नई पावर मिलती है। अभी तक हारे हुए खिलाड़ी 0/1000। मैंने मन में एक छोटी सी स्माइल की। चलो, आखिरकार इतनी लंबी इंतजार के बाद ये चौथा मिशन भी आ ही गया। मैंने उस सिम्प सीनियर की तरफ देखा। ठीक है, फिर हो जाए एक मैच। टीचर और बाकी बच्चों के सामने एक पोनी टेल वाली लड़की ने शर्माते हुए चिल्लाकर कहा, जूनियर ज़िचेन, मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। यहां तक कि जिस सीनियर लड़की ने दूध दिया था उसने भी अपना फोन निकाल लिया। ऑल द बेस्ट जूनियर ज़िचेन, मैं तुम्हारी बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज खींचूंगी। वो सिम्प सीनियर गुस्से में अपने दांत पीसने लगा।
क्या इन सबको लगता है कि मैं हार जाऊंगा? मैं तो बस इस जोरदार जूनियर के बड़े होने से पहले इसका फायदा उठाना चाहता हूं और इसे पीटकर अपना दबदबा बनाना चाहता हूं। पिछले 1 महीने में इस बच्चे का दिमाग और प्रोग्रेस हद से ज्यादा बढ़ गई है। अगर मैंने अभी इस पर हमला नहीं किया तो फिर मुझे कभी अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसे जल्दी करने को कहा। मुझे रात के खाने के लिए जल्दी घर जाना है। क्या हम इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल। टीचर ने अपना हाथ उठाया। याद रखना, पहले दोस्ती बाद में लड़ाई। शुरू करो। पर वो सिंप सीनियर अचानक चिल्लाया, 1 मिनट रुको, और फिर घमंड से बोला, तुम्हें इस टीम में आए सिर्फ 1 महीने हुआ है और मैं यहाँ पिछले 2 साल से हूँ। इंसाफ के नाते मैं तुम्हें पहले 3 मूव्स चलने का मौका देता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मैं पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच चुका था। ठीक है, फिर मैंने एक जोरदार मुक्का मारा और वो सिंप सीनियर हवा में उड़ता हुआ सीधा दूर जा गिरा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मिस्टर गुओ का मुंह खुला का खुला रह गया। एक ही मुक्का? वहां खड़े बाकी बच्चों के भी होश उड़ गए। ये क्या बवाल है? ये तो हद से ज्यादा खतरनाक है। क्या खेल खत्म भी हो गया? हाहान ने नीचे से हाथ हिलाया। जिचन जीत गया। उन दोनों सीनियर लड़कियों ने भी खुशी से कूदते हुए कहा, तुम तो बहुत कूल हो जूनियर जिचन। सिस्टम का मैसेज आया, आपने एक खिलाड़ी को हराया है, लड़कियों का दिल जीता है और दबदबा बनाया है। अभी तक हारे हुए खिलाड़ी 1/1000। मुझे समझ आ गया कि नेचुरल सिलेक्शन वाली पावर खोलने के लिए अभी 999 खिलाड़ियों को और हराना बाकी है। मैंने पास खड़े बाकी सीनियर्स की तरफ देखा। सीनियर भाइयों, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर हम सब आपस में एक मैच लड़ लें? ये सुनते ही सारे सीनियर्स डर के मारे पीछे हटने लगे और अलग अलग बहाने बनाकर वहां से खिसकने लगे। उसी वक्त वो सिंप सीनियर जमीन से उठा। मैं इस हार को नहीं मानता। तुमने मुझ पर चुपके से हमला किया है। अगर हम दोबारा लड़ेंगे तो मैं पक्का तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। पर कोच मिस्टर गू ने उसे डांटा। ज़ैंग काई, शर्त के मुताबिक तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी। अब जिचेन का मुक्का किस्मत था या उसकी असली ताकत, इसका फैसला हम लिटिल ली के साथ मैच करके करेंगे। लिटिल ली, आगे आओ। लिटिल ली, जो चुपचाप वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, डर गया। फिर वो तैयार होकर मेरे सामने खड़ा हो गया। जूनियर भाई, थोड़ा ध्यान से, प्लीज चेहरे पर मत मारना, ठीक है? और अगले 10 मिनट के अंदर जिम के फर्श पर सारे के सारे सीनियर्स चित पड़े हुए थे। मैंने खुद को हद से ज्यादा खतरनाक ना दिखाने के लिए जानबूझकर उन सीनियर्स के साथ थोड़ी देर लड़ने का नाटक किया और फिर उन्हें नीचे गिराया। पर अचानक मैंने नोटिस किया कि सिस्टम ने सिर्फ ज़ैंग काई को हराने का टाइम रिकॉर्ड किया था। बाकी के सीनियर्स को ढेर करने के बाद भी मेरा एलिमिनेशन काउंट बिल्कुल नहीं बढ़ा था। मेरा दिमाग घूम गया। इसका मतलब आम आमने सामने की लड़ाई इसमें काउंट नहीं होती। क्या इसके लिए सामने वाले को पूरी तरह से ऑफिशियली हराना पड़ेगा? तभी कोच मिस्टर गुओ ने मेरे कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। कमाल है जीचेन, तुम सच में एक असली जीनियस हो। तुम्हें मार्शल आर्ट्स टीम में आए सिर्फ 1 महीना हुआ है और तुम अभी से हमारी टीम के सबसे बड़े एस बन गए हो। इस साल डिस्ट्रिक्ट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हमारा शानहाई मिडिल स्कूल बाकी सभी स्कूल्स को ढेर करके पक्का पहला नंबर लाएगा। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेना, ये तो एक साथ बहुत सारे खिलाड़ियों को ऑफिशियली हराने का सबसे आसान रास्ता था। अगर मैं इस बड़ी कंपटीशन में सबको हरा देता तो मेरे मिशन का प्रोग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता। उसी वक्त वो सिंप सीनियर ज़ांग काई अचानक मुझ पर चिल्लाया, लिन जिचिन, मैं ज़ांग काई अपनी शर्त का पक्का हूं। आज के बाद अगर तुम मेरे सर पर बैठकर सूसू पॉटी भी कर दोगे ना, तो भी मैं अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालूंगा। ये गंदी बात सुनकर सबके चेहरे बिगड़ गए और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, सबके सब वहां से भाग निकले। आगे के कुछ दिनों में मार्शल आर्ट्स क्लास में एडमिशन लेने के लिए शेन चिंगहान ने भी मेरे साथ कसरत करनी शुरू कर दी। रोज 3 किलोमीटर की दौड़ लगवाने के बाद मैं उसे 1 घंटे तक पंचिंग और किकिंग की प्रैक्टिस करवाता था ताकि उसके मूव्स बेहतर हो सके। फिर मैं उसे सिटअप्स और पुशअप्स करवाता ताकि उसकी ताकत और शरीर की मजबूती बढ़े। हर बार कसरत खत्म होने के बाद मैं खुद उसके मसल्स की मालिश करता था ताकि उसे आराम मिले। रही बात मेरी, तो आने वाले कंपटीशन के लिए मैंने अपनी कसरत को 2 गुना बढ़ा दिया था। नेचुरल सिलेक्शन वाली पावर को जल्द से जल्द खोलने के लिए मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया। वक्त तेजी से बीता और 1 महीने बाद आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ ही गया। आज हमारे मिडिल स्कूल का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स कंपटीशन था, पर किस्मत खराब थी। हमारा नाम शहर की सबसे खतरनाक टीम शंघाई नंबर 1 मिडिल स्कूल के साथ वाली ग्रुप में आया था। ये सुनते ही मेरी टीम के लड़कों के चेहरे उतर गए। मैंने सुना है नंबर 1 मिडिल स्कूल में इस साल एक ऐसा अजीब लड़का आया है जो 100 मीटर की दौड़ 9 सेकंड से भी कम में पूरी कर लेता है। हम तो पक्का बुरी तरह हारने वाले हैं। पर सही मौका देखकर मैं खुद खड़ा हुआ। मिस्टर गुओ, मैं सबसे पहले लड़ने जाना चाहता हूँ। मिस्टर गुओ तुरंत तैयार हो गए। ठीक है फिर जिचिन, पहले तुम ही जाओगे।
हान हान और मिस्टर गुओ स्टेज के नीचे से मेरे लिए चीयर कर रहे थे और मैं स्टेज पर खड़ा होकर बॉडी को गर्म कर रहा था। तभी एक भारी थप थप की आवाज के साथ मेरा ओपोनेंट स्टेज पर आया। वो एक हद से ज्यादा लंबा लड़का था, कम से कम 6 फुट 3 इंच का। मैंने मन में सोचा, भाई सारे क्या ये सच में स्कूल का बच्चा है? तभी सामने वाले लड़के ने घमंड से कहा, छोटे जूनियर, मैंने लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा था। एक फर्स्ट ईयर के बच्चे होकर इस बड़े लीग के स्टेज पर खड़े होना बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पास टैलेंट तो है, पर ये जगह तुम जैसे 1.5 फुट्टे बच्चों के लिए नहीं है। अभी 2 मिनट में मैं तुम्हें शरीर और ताकत का असली फर्क समझाता हूँ। जैसे ही रेफरी ने बोला शुरू करो, वो लंबा लड़का सबसे पहले मेरी तरफ तेजी से झपटा। उसने एक जोरदार मुक्का मारा जिसे मैंने बड़ी आसानी से झुककर डॉज कर दिया। मौका देखते ही मैंने धीरे से एक थप्पड़ उसकी सीने पर दे मारा और अगले ही पल पूरे स्टेडियम की होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर हवा में उड़ता हुआ पीछे गया और सीधा स्टेज के बाहर जाकर गिरा। रेफरी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, लिन जिचन जीत गया। हान हान ने स्टेज के नीचे से खुशी से ताली बजाई। चेन चेन, तुम तो कमाल हो। मेरी टीम के लड़के भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिचन भाई जिंदाबाद। सामने वाली टीम का कोच उस लंबे लड़के पर गुस्सा करने लगा। फुटवर्क फुटवर्क, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि स्टेज पर एवं पागलों की तरह मत झपटो, दिमाग चलाओ, पर तुम तो कभी सुनती ही नहीं। सिस्टम का मैसेज आया, आपने एक खिलाड़ी को ऑफिशियली हरा दिया है। टूर्नामेंट में आपका रैंक बढ़ गया है। अभी तक हारे हुए खिलाड़ी 2/1000। चलो, जैसा मैंने सोचा था एकदम सही हुआ। बड़े टूर्नामेंट में सामने वाले को हराने से मिशन की लाइन तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। सामने वाली टीम के कोच ने अपने एक दूसरे लड़के को देखा, चेन फेंग, अब तुम जाओ और इस फर्स्ट ईयर के बच्चे को जल्द से जल्द मिट्टू में मिला दो। जी कोच, समझ गया। चेन फेंग नाम का वो लड़का स्टेज पर आया। रेफरी ने जैसे ही बोला शुरू करो, चेन फेंग तेजी से आगे बढ़ा और उसने मेरे सर पर एक जोरदार घुमाकर किक मारी। मैंने तुरंत नीचे बैठकर खुद को बचाया और अपना एक हाथ उसकी तरफ चला दिया। चेन फेंग हवा में गोल गोल घूमता हुआ सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरा, वहीं पर बेहोश। तुरंत स्ट्रेचर बुलाकर उसे वहां से ले जाना पड़ा। कोच चिल्लाया, जल्दी करो, इसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाओ, लगता है इसके सर पर चोट लगी है। वहां बैठी ऑडियंस को मेरा मूव ध्यान से दिखा नहीं था, इसीलिए सब चिल्लाने लगे और शक करने लगे, ये चल क्या रहा है? इस शानहाई मिडिल स्कूल के बच्चे की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? हाँ यार, पहले वाला लड़का भी खुद ही स्टेज से बाहर गिर गया और ये वाला भी। साला मैच फिक्स्ड है, ये झूठ है, हमारे पैसे वापस करो। पर सामने वाली टीम का कोच अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ आ चुका था कि ये किस्मत नहीं है। शंघाई मिडिल स्कूल का ये फर्स्ट ईयर का बच्चा बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसने अपने सबसे बड़े एस प्लेयर की तरफ देखा। गाओफे, अब तुम्हारी बारी है। पूरा ध्यान दबदबा बनाने पर रखना, पहले खुद आगे बढ़कर हमला मत करना। तुम्हें किसी भी हाल में हारना नहीं है। गाओफे एकदम शांत चेहरे के साथ स्टेज पर आया। आप चिंता मत कीजिए कोच, जीत मेरी ही होगी। स्टेज पर आकर उसने अपना स्टांस लिए और दिमाग में एक प्लान बनाया। इस लिन जिचन का शरीर बहुत मजबूत नहीं है, वो बस थोड़ा फुर्तीला है और चालाकी से लड़ रहा है, इसीलिए अभी तक आसानी से जीत गया। पर मैं 100 मीटर की दौड़ 9 सेकंड में पूरी करता हूँ और मुझे लड़ाई का ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर मैं इस मैच को ध्यान से खेलूंगा तो मेरे हारने का कोई चांस ही नहीं है। वहां खड़े लोग भी आपस में कानाफूसी करने लगे। मैंने सुना है नंबर 1 मिडिल स्कूल का ये गाओफे 100 मीटर सिर्फ 9 सेकंड में दौड़ता है। ये तो गजब है, और वो अभी सिर्फ स्कूल का बच्चा है। उसके पापा एक जीन फ्यूजर हैं, तो उनका बेटा होने के नाते गाओफे की ताकत एक आम इंसान से कहीं ज्यादा है। जैसे ही रेफरी ने मैच शुरू करने का इशारा किया, गाओफे पलक झपकते ही मेरे सामने आ गया। उसने अपनी सबसे खतरनाक पंच टेक्निक का इस्तेमाल किया, फ्लोइंग वाटर शैटरिंग रॉक फिस्ट। उसका कोच नीचे से जोर से चिल्लाया, गाओफे ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें डिफेंस करने को कहा था, तुमने खुद आगे बढ़कर हमला क्यों किया? गाओफे ने मन में सोचा, डिफेंस? मैं एक जन्मजात जीनियस हूँ और मुझे किसी बचाव की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा की कसम, तुम चिंता मत करो। मेरा शानहाई हाई स्कूल में रुकने का बस एक ही नियम है, और वो ये कि मेरी डेस्क मेट हमेशा तुम ही रहोगी। थोड़ी देर बाद शानहाई हाई स्कूल के प्रिंसिपल सर हमारे घर आए और लगभग 1 घंटे तक बात की। उनका सारा जोर बस इस बात पर था कि मैं आगे की पढ़ाई उन्हीं के स्कूल से जारी रखूं। जाने से पहले
पहले प्रिंसिपल सर ने मेरी तरफ देखा और बोले, ज़ीचेन, अगर तुम शानहाई हाई स्कूल में ही पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम अपनी कोई भी शर्त मेरे सामने रख सकते हो। मैंने तुरंत हान को खींचते हुए अपने पास खड़ा किया। थैंक यू प्रिंसिपल सर, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि शेन चिंग हान को भी मेरे साथ एक ही क्लास में पढ़ने का मौका मिले। प्रिंसिपल सर थोड़ा आगे झुके और उन्होंने हान की तरफ देखा। स्टूडेंट शेन चिंग हान, राइट? बेटा, जब स्कूल खुलेगा तो तुम भी लिन ज़ीचेन के साथ ही आकर शानहाई हाई स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेना। जाने से पहले प्रिंसिपल सर ने मुस्कुराते हुए ओके का इशारा किया। हम दोनों ने खुशी खुशी कहा, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर। अपना हाई स्कूल पक्का करने के बाद मैंने अपने मिडिल स्कूल के सबसे आखिरी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और हर बार की तरह इस बार भी मैंने बड़ी आसानी से शानहाई मिडिल स्कूल को चैंपियन बना दिया। टूर्नामेंट के इनाम के पैसे मिलते ही मैं सीधा एक घने जंगल की तरफ निकल गया। अब फैंटम स्क्विड एटलस को पूरी तरह अनलॉक करने में सिर्फ 20% बाकी था, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि इसे 100% खोलने के बाद शरीर में क्या अजीब बदलाव आएंगे। इसलिए मैं जानबूझकर शानहाई शहर के बाहर बने इस जंगल में आया था। मैंने बचे हुए मांस को खाना और उसकी पावर को सोखना शुरू किया। सिस्टम का मैसेज आया, आपने सक्सेसफुली फैंटम स्क्विड की लाइफ एसेंस को पूरी तरह सोख लिया है। फैंटम स्क्विड एटलस 100%। आपका फैंटम स्क्विड एटलस पूरी तरह अनलॉक हो चुका है। आपको एक नई बायोलॉजिकल पावर मिलती है, वाटर मेल्डिंग फॉर्च्यून, पानी की दोस्ती। अगले ही सेकंड फिर से नोटिफिकेशन आया, वाटर मेल्डिंग फॉर्च्यून। ये पावर पानी के साथ आपका तालमेल काफी बढ़ा देती है, जिससे आप पानी के अंदर बिना किसी रोक टोक और बिना किसी निशान के आजादी से घूम सकते हैं। इस पावर के बारे में पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। मुझे ये वाटर मेल्डिंग फॉर्च्यून कुछ खास नहीं लगी। मैंने तुरंत पास के एक तालाब में कूदकर इसे टेस्ट किया। मैंने नोटिस किया कि पानी में काफी देर तक रहने के बाद भी मेरी स्किन पर पहले की तरह झुर्रियां नहीं पड़ रही थीं और तैरते वक्त पानी का दबदबा भी काफी कम महसूस हो रहा था। पर इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा फायदा नहीं दिखा। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो समझ आया कि ये ठीक ही तो है। फैंटम स्क्विड एक बहुत ही छोटे लेवल का म्यूटेटेड जानवर है, जिसकी औकात एक नॉर्मल जीन फ्यूजन के बराबर भी नहीं है। अगर मुझे इससे बेहतर और खतरनाक पावर्स चाहिए तो मुझे पैसे बचाकर आगे अच्छे जानवर खरीदने होंगे। देर सवेर वो सब मिल ही जाएंगे, या फिर जब मैं और पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं खुद जंगल में जाकर इन म्यूटेटेड जानवरों का शिकार करूंगा और उनकी ताकत सोखूंगा, बिल्कुल उन जाइंट म्यूटेटेड रैट्स की तरह। इसके बाद स्कूल खुलने से ठीक एक हफ्ता पहले मेरी मम्मी और शेन चिंग हान की फैमिली ने मिलकर एक घूमने का प्लान बनाया। अपनी वाटर मेल्डिंग फॉर्च्यून वाली पावर को और अच्छे से समझने और सीखने के लिए मैंने सजेशन दिया कि हम सबको समुद्र के किनारे चलना चाहिए। हान के लिए भी ये समुद्र देखने का पहला मौका था। पानी में खड़े होकर उसे समुद्र का पानी बहुत ठंडा लग रहा है, जबकि मैंने वहां तैरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं पानी के अंदर तैर रहा था, मेरे शरीर की ताकत और बाकी सारे एट्रीब्यूट्स भी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। शेन चिंग हान ने मेरी तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, चेन, अकेले अकेले मत तैरते रहो, आओ ना मुझे भी तैरना सिखाओ। लगता है हान को तैरना बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही उसे सिखा देता हूँ। मैंने बहुत सब्र के साथ उसे बेसिक चीजें समझानी शुरू की, पर क्योंकि हान का स्पोर्ट्स में दिमाग और टैलेंट थोड़ा एवरेज ही था, तो मुझे लगा कि उसे सीखने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगली ही पल उसने मुझे गलत साबित कर दिया। जैसे ही उसने पानी में हाथ पैर चलाई, वो पलक झपकते ही तैरना सीख चुकी थी। फिर उसने अपना सर पानी के अंदर डाला और ये देखकर दंग रह गई कि पानी में उसकी आंखों में कोई जलन नहीं हो रही थी, बल्कि उसे पानी के अंदर का सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा था। अगले ही सेकंड वो अचानक पानी से बाहर निकल कर आई, जिससे मैं थोड़ा डर गया। हान ने खुशी से उछलते हुए कहा, चेन, मैं तो बहुत कमाल हूँ। मैंने हमेशा लोगों को कहते सुना था कि समंदर के पानी में आंखें खोलना बहुत मुश्किल होता है और बहुत जलन होती है, पर मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा मुझे तो बहुत ठंडा और मजेदार लग रहा है। एक ही झटके में तैरना सीखने वाली हान को देखकर मैं गहरी सोच में डूब गया। हान का तालमेल पानी के साथ चाहे जितना भी अच्छा हो, पर कोई इतनी जल्दी अचानक तैरना नहीं सीख सकता। ये बहुत ही अजीब बात थी। क्या इसकी वजह वही हो सकती है? क्या हान का बचपन से लेकर अब तक बार बार बेड पर सूसू कर देना इसलिए था क्योंकि वो जन्म से ही पानी की ताकत से जुड़ी हुई थी? शायद इस अजीब बात का यही एक इकलौता जवाब था। हो ना हो पिछले जन्म में हान के पास किसी जंगल के राजकुमार या कल्टीवेशन नॉवल जैसी कोई अनोखी शारीरिक ताकत रही होगी। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गजब की बात है। मेरे इस कचरे सिस्टम से तो कहीं बेहतर है, जिसमें मुझे खुद को घिस घिस कर कसरत करनी पड़ती है। इसके बाद मैंने और हान ने एक साथ पानी के अंदर डुबकी लगाई, पर इस बार उसके परफॉर्मेंस ने मुझे और भी हैरान कर दिया। हम दोनों को पानी के अंदर सांस रोके हुए पूरे 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे।
थे। एक नए सीखने वाले की बात तो छोड़ ही दो, अगर कोई बहुत बड़ा तैराक भी होता ना तो उसके लिए भी इतनी देर सांस रोकना आसान नहीं था। पर तभी अचानक एक गड़बड़ हो गई। हान हान को पानी के अंदर एक अजीब सा शोर सुनाई दिया, जिससे वो इतनी डर गई कि तेजी से तैरती हुई पानी के ऊपर आ गई। बाहर आकर मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम अचानक इतनी नर्वस क्यों हो गई? उसने डरते हुए जवाब दिया, छेन छेन, अभी मेरे कान में पानी के अंदर एक अजीब सी आवाज लगातार गूंज रही थी। वो इतनी अजीब थी कि मुझे सच में बहुत डर लग गया। मैंने पूछा कि वो किस तरह की आवाज थी, तो वो बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आया। शायद वो कोई ऐसी भाषा थी जो मैं नहीं जानती। बस मुझे इतना पता है कि वो किसी लड़की की आवाज थी जो मेरे कान में एकदम असली लग रही थी। जब तक मैं पानी के अंदर थी वो गूंजती रही और ऊपर आती ही गायब हो गई। इसके बाद हम दोनों वापस होटल लौट आए। होटल आकर मैंने तुरंत अपने फोन पर इस बारे में सर्च किया, पर हाना ने जो बताया था उसके बारे में इंटरनेट पर कुछ नहीं मिला। पर इस अजीब किस्से की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा बहानेबाजी छोड़कर कसरत ही शुरू कर देता हूँ। सिस्टम का मैसेज आया, आपने सक्सेसफुली 1000 वजन उठाकर सिटअप्स पूरे कर लिए हैं। वाइटैलिटी प्लस 2000, एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ प्लस 2000, सिटअप प्रोफिशिएंसी प्लस 1000। आपका बायोलॉजिकल रैंक बढ़कर ऑर्डिनरी टियर 5 पर पहुंच गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अचानक मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। ऑर्डिनरी टियर 5 यानी एक ऐसी शारीरिक ताकत जो एक बड़े और खतरनाक जायंट म्यूटेटेड रैट से आराम से टक्कर ले सकती है। ये देखकर मेरा खुद पर भरोसा और बढ़ गया। अब मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसी तरह लगातार कसरत करता रहा तो आगे चलकर इन म्यूटेटेड चूहों को अपने खाली हाथों से बीच से फाड़ देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बायोलॉजिकल रैंक बढ़ने के बाद मैंने अपनी नई ताकतें टेस्ट करने के लिए एक सुनसान बीच ढूंढा। अब मेरी 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 3.64 सेकंड की रह गई थी। मेरी ऊंची छलांग 6.98 मीटर तक पहुंच चुकी थी और मैं एक हाथ से लगभग 1600 किलो की कार आराम से उठा सकता था। ऑर्डिनरी टियर 4 के मुकाबले ये डेटा सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसी नई ताकत के साथ मैंने और शेनकिंग हान ने एक साथ अपनी हाई स्कूल की लाइफ शुरू की। मेरे बेहतरीन ग्रेड्स की वजह से हमेशा की तरह बहुत सारी लड़कियां मुझे ही ताड़ती रहती थी। ओए देख, क्या वही स्टूडेंट जिचिन है? ये तो रियल में और भी हैंडसम लग रहा है। अरे, स्टूडेंट जिचिन की ड्यूटी तो हमारे साथ वाले दिन ही पड़ी है। वी आर सो लकी। लकी तो सच में था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि ड्यूटी वाले दिन ही मेरा एक नया मिशन खुल जाएगा। सिस्टम का मैसेज आया, अचीवमेंट, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर लगातार 1000 टास्क पूरे करें। रिवॉर्ड, आपको सोशल एनिमल नाम की नई बायोलॉजिकल पावर मिलती है। अभी तक पूरे किए गए काम 1/1000। मैं सोचने लगा कि आखिर इस सोशल एनिमल पावर का क्या असर होगा। ये काफी मजेदार लग रहा था, क्योंकि स्कूल शुरू होते ही शुरुआत में ज्यादा काम नहीं था, तो मैंने मौका देखकर एक बार फिर सुपरमार्केट जाने का फैसला किया। फैंटम स्क्विड तो अनलॉक हो चुका था, तो अब एक नया निशाना तय करने का वक्त आ गया था। तभी काउंटर पर घूमते हुए अचानक मेरी नजर एक नए बीस्ट मीट पर पड़ी। ये तो एक रैम्पेज ईगल का मांस था और इसकी कीमत सिर्फ 1998 रुपए किलो थी। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। चलो, अब की बार इसी को चुनते हैं। रैम्पेज ईगल की आंखों की रोशनी हद से ज्यादा तेज होती है, एक आम इंसान से पूरे 30 गुना ज्यादा। इसीलिए उसकी शिकार करने की ताकत बहुत खतरनाक होती है, यहाँ तक कि वो हवा में घूमते हुए धुंधले दिखने वाले म्यूटेटेड खरगोश को भी एक झटके में दबोच सकता है। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए बाज के मांस को देखा। अगर मेरी आंखों की रोशनी इतनी तेज हो गई तो मेरी लड़ने की ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए इस रैम्पेज ईगल को सोखना बिल्कुल फायदेमंद सौदा था। और दूसरी बात ये कि ये बाकी मांस के मुकाबले दूसरा सबसे सस्ता ऑप्शन था। जैसे ही मैंने अपना हाथ उस रैम्पेज ईगल के मांस पर रखा, सिस्टम बोला, आपने सक्सेसफुली रैम्पेज ईगल की लाइफ एसेंस को सोख लिया है। रैम्पेज ईगल एटलस 1%। मैंने तुरंत दिमाग में एक हिसाब लगाया। 1 किलो मांस से एटलस का प्रोग्रेस 1% बढ़ रहा था। इस रफ्तार से तो रैम्पेज ईगल की पावर को पूरी तरह अनलॉक करने में लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आने वाला था। लगता है हाई स्कूल में मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीतने होंगे और पैसे बचाने होंगे। शुक्र है कि हाई स्कूल के मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन्स का प्राइज मनी मिडिल स्कूल से कहीं ज्यादा होता है। मैंने खुशी के आंसू छिपाते हुए अपनी मुट्ठी भींची। मैं हाई स्कूल के सेकंड ईयर में आने से पहले ही इस रैम्पेज ईगल की पावर को हर हाल में अनलॉक करके रहूंगा। नए सेमेस्टर के पहले दिन हमारे होम रूम टीचर और बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देने आए। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन टीचर हान युआन फिंग, और मैं ही आपका होम रूम टीचर भी हूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका साइबॉर्ग मॉडिफिकेशन टीचर थाई युआन फे। हेलो एवरीवन, मैं आपको जंगल में जिंदा रहना सिखाऊंगा। मेरा नाम चेंग बे है। हेलो एवरीवन, मैं आपका जीन फ्यूजन टीचर हूं।
मेरा नाम लियू डेरिन है। इसके बाद क्लास के बच्चों ने एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। सबसे पहले एक लड़की आगे आई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चू युक्सी है। मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिधर बजाना, चेस खेलना, शायरी लिखना और पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मेरा नाम जोंग गीजा है। मुझे एनिमे देखना और कॉस्प्ले करना बहुत पसंद है। जल्द ही शेन चिंगहान की बारी आई अपना इंट्रोडक्शन देने की। इतने सारे लोगों को खुद पर टिकी आंखों से देखकर शेन चिंगहान हद से ज्यादा नर्वस हो गई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेन चिंगहान है। मुझे आमतौर पर ड्राइंग करना पसंद है और प्लीज आगे आप सब मेरा ध्यान रखिएगा। मेरा इंट्रोडक्शन तो शायद पूरी क्लास में सबसे छोटा था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लिन जीचन है। आगे प्लीज मेरा ध्यान रखिएगा। जैसे ही पूरी क्लास का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, पीरियड खत्म होने की बेल बज गई। किंगहान, हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारा स्कोर क्या था? शेन किंगहान ने पीछे मुड़कर देखा तो वही 2 चोटियों वाली लड़की उससे पूछ रही थी। शेन किंगहान ने तमीज से जवाब दिया, मेरा स्कोर 709 था। तुम्हारा क्या था चूचिन? चूचिन की आंखें खुशी से चमक उठी। अरे तुम तो मुझसे पूरे 10 नंबर आगे हो। मेरा तो सिर्फ 698 आया था। फिर उसने आगे पूछा, अच्छा तो तुम्हारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या स्कोर था? मेरा एंट्रेंस एग्जाम के टाइम परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, इसलिए मुझे सिर्फ 95 मिले। सच में बहुत गंदा स्कोर था। ये सुनकर शेन चिंगहान थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट का टोटल स्कोर 100 था और 95 स्कोर लाना तो अपने आप में टॉपर्स के भी टॉपर्स वाला लेवल था। जबकि हान का फिजिकल टेस्ट में स्कोर सिर्फ 79 था, जो इस एडवांस्ड क्लास में आने के नियम से 1 नंबर कम था। ये बताने में उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो हकलाती हुई बोली, मेरा स्कोर तुम्हारे जितना अच्छा नहीं था। पर चूशिन तो उसके पीछे ही पड़ गई। तो फिर कितना था? 94 था या 93? शेन चिंगहान की आवाज और धीमी हो गई। उससे थोड़ा कम था। चूशिन ने उसे दबोचना जारी रखा। क्या 92 था या 91 या शायद 90? अब मुझसे ये सब और देखा नहीं गया और मैंने अपना हाथ जोर से डेस्क पर मारा। मैं जानबूझकर चूशिन के थोड़ा पास झुका और बोला, क्या मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? चूशिन का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। एक इतना हैंडसम लड़का खुद मुझसे मेरा नंबर मांग रहा है। आज मेरी किस्मत का कौन सा ताला खुल गया है? उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। मैं तुम्हारा QR कोड स्कैन करती हूँ। शेन चिंगहान ने शुक्रगुजार नजरों से मेरी तरफ देखा। शुक्र है चेन ने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। अगर ये लड़की आगे और पूछती तो मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या जवाब दूं। बहुत बेइज्जती हो जाती। फिर मैंने पास खड़े एक और लड़के की तरफ देखा। चलो हम दोनों भी आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तुम मेरा कोड स्कैन कर लो। उन्हें अपना दोस्त बनाने के बाद मैंने आसानी से एक 4 लोगों का ग्रुप चैट बना दिया। सिस्टम का मैसेज आया, आपने सक्सेसफुली एक 4 लोगों का ग्रुप बनाया है जो अलग अलग लोगों के साथ मिलकर टास्क पूरा करने के नियम के बराबर है। अभी तक पूरे किए गए काम 2/1000। मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से एक मल्टीप्लेयर टास्क पूरा हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये नया मिशन बहुत ही ज्यादा आसान है। ग्रुप बनाने के बाद हम चारों आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान गए। टेक्स्ट पर जो दूसरा लड़का था उसका नाम ही यू था और वो पास के नांगवान शहर से आया था। उसके परिवार में कई पीढ़ियों से मार्शल आर्ट्स के बड़े-बड़े स्कूल्स चलाए जा रहे थे, इसलिए वो एक असली मार्शल आर्ट्स खानदानी परिवार का यंग मास्टर था। ली चूशिन का परिवार एक कपड़ों की बड़ी दुकान चलाता था, जिसकी डिस्ट्रिक्ट में कई सारी ब्रांचेस थीं, यानी वो एक पक्की अमीर बाप की बेटी थी। मैंने और शेन चिंगहान ने भी अपने अपने परिवार और हालात के बारे में सबको बताया। देखते ही देखते हम चारों एक ऐसा छोटा सा ग्रुप बन गए जो आपस में किसी भी चीज पर खुलकर बात कर सकते थे। जैसे ही हमारी बातें खत्म होने वाली थीं, हे यू ने अचानक एक मजेदार सवाल पूछा। अंदाजा लगाओ कि हमारी क्लास में सबसे खतरनाक और पावरफुल कौन है? तुम लोग कभी गेस नहीं कर पाओगे। ली चूशिन ने मेरी तरफ इशारा किया। मेरा अंदाजा है कि जिचन ही सबसे कमाल है। तुम्हें पता है ना, ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर है। हे यू हैरान रह गया। भाई सारे, जिचन तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो? पर फिर उसने आगे कहा, लेकिन शायद सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होना ही काफी ना हो। तुम्हें शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, पर हमारी क्लास में 2 ऐसे अजीब जानवर हैं जिन्होंने लेने के लिए प्रिंसिपल सर ने नानगवान शहर से बहुत सारा पैसा खर्च किया है। वो जो खिड़की के पास तीसरी रो में बैठा है ना, वांगशू जी, वो नानगवान शहर के एंट्रेंस एग्जाम का 3rd टॉपर था और उसकी 100 मीटर की दौड़ का टाइम पता है? सिर्फ 7.98 सेकंड। और वो जो सबसे आखिरी रो में एकदम राइट साइड बैठा है,
है? ल्यू गांग, उसके पास तो जन्म से ही भगवान की दी हुई ताकत है। वो एक हाथ से 300 किलो का बारबेल आराम से उठा लेता है। शेन चिंगहन बिना सब कुछ समझे ही इंप्रेस हो गई। बहुत कमाल है। ली छुशिन ने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। ओ तेरी, सच में? मैंने चैन की सांस ली। ये सब सुनकर मेरा दिल एकदम शांत हो गया। 100 मीटर की दौड़ 7.98 सेकंड में पूरी करना और एक हाथ से 300 किलो वजन उठाना, ये दोनों चीजें तो मेरे प्राइमरी स्कूल वाले लेवल की थी। जल्द ही स्कूल की बेल दोबारा बजी और सबको किताबें बांटने का वक्त आ गया। कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही किताबें थी। मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन, जीन फ्यूजन, साइबॉर्ग मॉडिफिकेशन और वाइल्डरनेस सर्वाइवल, जो हमारे 4 मेन सब्जेक्ट्स थे। क्योंकि मैंने बचपन में ही इन चारों किताबों को खुद से पढ़कर खत्म कर दिया, इसलिए फ्री पीरियड के टाइम मैंने एक सुनसान जगह ढूंढी और अपनी कसरत शुरू कर दी। आखिरकार उस रैट गॉड कल्ट का खतरा अभी भी सर पर मंडरा रहा था। पुलिस ने अभी तक सिर्फ उनके छोटे मोटे फॉलोअर्स को ही पकड़ा था, पर उनके उस आका रैट किंग का अभी तक कोई पता नहीं चला था। इसलिए मुझे जल्द से जल्द खुद को और मजबूत बनाना था। कम से कम टियर 6 या उससे ऊपर पहुंचना था, ताकि अगर आगे किसी म्यूटेटेड चूहे से आमना सामना हो भी जाए तो मैं कम से कम उसे मिट्टी में मिला सकूं। दोपहर की पहली प्रैक्टिकल क्लास विल्डरनेस सर्वाइवल की थी। टीचर ने लकड़ियों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या यहाँ किसी को पता है कि 2 लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग कैसे जलाई जाती है? हेयू ने मुंह बनाते हुए शिकायत की, ये सब चीजें आजकल की नॉर्मल जिंदगी में बिल्कुल बेकार हैं। भला कौन इतना वेल्ला होगा जो ये सब सीखेगा? पर अगले ही सेकंड वांग शुजे और लू गांग ने लकड़ी रगड़कर आग जलाना शुरू भी कर दिया। हेयू का मुंह तुरंत देखने लायक हो गया। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े होशियार निकले। तुम्हें लकड़ी रगड़कर आग जलाना भी आता है। लू गांग ने थोड़ा घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, सर, जब मैं मिडिल स्कूल में था तो समर वेकेशंस में मैंने इसकी एक अलग से क्लास ली थी। वांग शुजिए के चेहरे पर भी पूरी प्राइड थी। मैंने तो बचपन में ही इंटरनेट से देखकर ये खुद ही सीख लिया था। ये देखकर बाकी के बच्चे भी खुद से प्रैक्टिस करने लगे, जबकि मैंने जल्दी से अपनी डॉन ब्रेकर ग्रुप के दोस्तों को लकड़ी से आग जलाने का एक सटीक शॉर्टकट समझा दिया। इसके बाद हमारी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन की क्लास शुरू हुई। आज मैं आप सभी को एक खास तरीके से सांस लेने का, ध्यान लगाने का नियम सिखाऊंगा। जैसे ही टीचर ने अपनी बात खत्म की, नांगवान शहर की उस जोड़ी ने फिर से अपनी हीरोपंती दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि उनका तरीका थोड़ा हसीन था, पर उन्होंने जैसे तैसे उसे करके दिखा ही दिया। हालांकि मैं ये सब बहुत पहले से जानता था, पर चुपचाप बिना लाइमलाइट के रहना मेरी पुरानी आदत थी। देखते ही देखते 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया और अब क्लास के मंथली एग्जाम्स का वक्त आ चुका था। हमारे होमरूम टीचर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, इस एग्जाम के लिए मैंने कुछ इनाम रखे हैं। जो पहला नंबर लाएगा उसे 888 रुपए कैश मिलेंगे, दूसरे नंबर वाले को 666 रुपए और तीसरे वाले को 333 रुपए। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। इनाम के पैसे मिल रहे, फर्स्ट आने पर पूरे 888 रुपए। ये तो बहुत ही बढ़िया इनाम था। इससे आराम से उस रैम्पेज ईगल का आधा किलो मांस आ जाता। एग्जाम शुरू हो गया। जब सामने इनाम का पैसा दिख रहा हो तो सारे बच्चे पूरी जान लगाकर पेपर लिखने लगे। 1 घंटे बाद एग्जाम खत्म हो गया। किस्मत से हमारे जीन फ्यूजन के टीचर ल्यू डेरेन ने भी एक एग्जाम रख दिया और उनका इनाम भी एकदम सेम टू सेम यही था। 2 एग्जाम्स देने के बाद ही यू की तो पूरी हवा निकल चुकी थी। बाकी के बच्चे भी आपस में रोना रोने लगे। भाई सारे, इतना मुश्किल पेपर क्यों बनाया? इसमें तो लेजर कैनन की एनर्जी वेवलेंथ तक पूछ ली थी। भला कोई इसे कैसे याद रख सकता है? और वैसे भी इसे याद रखने का फायदा क्या है? वही तो, वो सारे सवाल हद से ज्यादा मुश्किल और अजीब थे। वो आखिरी सवाल तो एकदम बकवास था। उसमें रेट्रो थ्रस्टर मशीन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिश्ता पूछा था और साथ ही पूरी सटीक कैलकुलेशन करने को कहा था। इतने सारे डेसिमल पॉइंट्स के साथ कोई भला कैसे कैलकुलेट करेगा? मैं सोच रहा था कि मेरे 90 नंबर आएंगे, पर अब तो लगता है 60 नंबर लाकर पास हो जाऊं तो वही बहुत बड़ी बात होगी। जब सब लोग पेपर के मुश्किल होने की शिकायत कर रहे थे, तभी नांगवान शहर की उस शो ऑफ जोड़ी ने फिर से एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। वांग शुजिए ने पहले पूछा, अभी जो पेपर हुआ वो थोड़ा मुश्किल था, तुम्हारा कैसा गया? लू गांग ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, लगभग 95 के आसपास आ जाएंगे। मैं बस वो सबसे आखिरी सवाल सॉल्व नहीं कर पाया। मेरा भी वही हाल है। मैं बस आखिरी सवाल का छोटा हिस्सा नहीं कर पाया। मेरे भी लगभग 95 ही आएंगे। ये सुनकर ही यू से बिल्कुल रहा नहीं गया। साले फिर से हीरोपंती शुरू कर गए। अगर ये अपनी तारीफ ना करें तो क्या इनकी जान निकल जाएगी? मेरा तो दिल कर रहा है कि दोनों को एक एक मुक्का दे मारूंगी। सबसे पहले साइबॉर्ग मॉडिफिकेशन के टेस्ट का रिजल्ट सुनाया गया। गुओ यानलिंग 52 नंबर, शेन शियान 61 नंबर। शेन शियान खुशी खुशी पीछे मुड़ी। चेन चेन, मैं पास हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। मेहनत का फल मीठा होता है। तुम पास होने के ही लायक
थी। हे यू 88 नंबर। ये सुनते ही पूरी क्लास ने ठंडी सांस ली। भाई तू तो बड़ा होशियार निकला। ही यू एकदम सीना तान कर बैठ गया, पर अंदर ही अंदर वो खुशी के मारे झूम रहा था। दोस्तों, जैसे ही मुझे तीसरे नंबर का 333 रुपए का प्राइज मिलेगा, मैं तुम सबको एक बढ़िया पार्टी दूंगा। पर टीचर के अगले ही शब्दों ने उस पर ठंडा पानी फेर दिया। लू गैंग 95 नंबर, वांग शूजे 95 नंबर। कमाल कर दिया तुम दोनों ने। तुम दोनों पूरे नंबर लाने से बस एक सवाल दूर रह गए। वांग शूजे ने घमंड से कहा, सर उस आखिरी सवाल में कैलकुलेशन बहुत लंबी थी। अगर आप मुझे 10 मिनट और दे देते तो मैं उसका जवाब पक्का निकाल लेता। लू गैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भी वही हाल है सर। हे यू का दिमाग फिर से खराब हो गया। साले फिर से हीरोपंती कर गए। पर चलो जो भी हो, तीसरा नंबर तो मेरा ही है ना। पर टीचर के अगले ही शब्दों ने उसकी बची खुची उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। ये एग्जाम सच में बहुत मुश्किल था, पर आप सबको यकीन नहीं होगा कि हमारी क्लास में एक बच्चे ने पूरे 100 नंबर लाकर टॉप किया है। लिन जी चेन 100 नंबर। ये सुनकर सबसे बड़ा झटका नैनग्वान शहर की उस शो ऑफ जोड़ी को लगा। 100 नंबर? इसके पूरे 100 नंबर कैसे आ सकते हैं? ये बिल्कुल नामुमकिन है। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? हे यू ने मन में चिल्लाते हुए कहा, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। लिन जिचेन, तू तो हद से ज्यादा खतरनाक निकला रे। हनहान ने मेरी तरफ देखा। चेन, तुम सच में बहुत कमाल हो। ली चूशिन ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। शानहाई स्कूल जिंदाबाद। रही बात मेरी, तो मैंने सीधा अपना हाथ उठाया और पूछा, सर मुझे पहले नंबर का 888 रुपए का इनाम कब तक मिलेगा? टीचर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैं इनाम के पैसे क्लास के ग्रुप चैट में पर्सनल रेड एनवलप के जरिए भेज दूंगा। इसके बाद जीन फ्यूजन के एग्जाम का रिजल्ट सुनाया गया। नांगवान की उस जोड़ी में से लू गांग के 81 और वांग शूजे के 83 नंबर आए थे। एक ऐसे मुश्किल पेपर में जहां ज्यादातर बच्चे फेल हो चुके थे, वहां इतने नंबर लाना भी टॉपर वाला लेवल था। पर वो दोनों इस रिजल्ट से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि इससे उनका दबदबा नहीं बन पा रहा था। दूसरी तरफ शेन चिंगहान के 78 नंबर आए, जो उसे क्लास के टॉप 5 बच्चों में खड़ा करने के लिए काफी थे। और जैसा कि उम्मीद थी, मैंने इसमें भी पूरे 100 नंबर लाकर दोबारा पहला इनाम अपनी जेब में डाल लिया। वांग शूजे और लू गांग को एक और जोरदार झटका लगा। नानक्वान की उस जोड़ी ने एक साथ अपना हाथ उठाकर सवाल खड़ा किया, सर ये पेपर हद से ज्यादा मुश्किल था, तो किसी के पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं? हमें लगता है इसे आंसर्स पहले से पता थे। टीचर ने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नामुमकिन। इस पेपर के सारे सवाल मैंने खुद अपने दिमाग से बनाए हैं। इनके जवाब तुम्हें इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए चीटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब नानक्वान की उस जोड़ी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। इसके बाद दोपहर को विल्डरनेस सर्वाइवल का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हुआ। इसका इनाम भी बाकी सब्जेक्ट्स जैसा ही था, और इसमें 3 मेन चीजें थीं: पहाड़ पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना और लकड़ी रगड़कर आग जलाना। वांग शूजे ने लू गांग से कहा, लू गांग, सुबह के 2 थ्योरी पेपर्स में तो हम इससे जीत नहीं पाए, पर दोपहर के इस विल्डरनेस सर्वाइवल और मार्शल आर्ट्स की क्लास में हमें हर हाल में अपनी बेइज्जती का बदला लेना होगा। लू गांग ने अपनी मुट्ठी भींची। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आगे चलकर उसे मिट्टी में मिलाने और अपना खोया हुआ दबदबा वापस पाने के लिए पूरी जान झोंक दूंगा। जल्द ही एग्जाम शुरू हो गया। पहला टेस्ट पहाड़ पर चढ़ने का था, जिसमें स्कोर ऊपर पहुंचने की रफ्तार से तय होना था। मैंने नांगवान की उस जोड़ी को बहुत पीछे छोड़ दिया और पहला नंबर लाया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने का कंपटीशन हुआ, और हर बार की तरह इस बार भी नांगवान वाले मेरे पीछे की धूल चाटते रह गए। वांग शूजिए एकदम निराश हो गया। भाई सारे, ये लिन जिचेन तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लू गांग मन में चिल्लाया, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, मुझे तो उसकी परछाई तक नहीं दिख रही। पर इस वक्त मुझे उन दोनों से ज्यादा शेन चिंगहान की चिंता हो रही थी। उसने अभी तक पहाड़ पर चढ़ने वाला टेस्ट पूरा भी नहीं किया था, और जैसा कि उम्मीद थी, वो सबसे आखिरी नंबर पर आई थी। इसके बाद अगला टेस्ट लकड़ी रगड़कर आग जलाने का था, जहां इनाम के पैसों के चक्कर में मैंने एक बार फिर नांगवान की उस जोड़ी को बुरी तरह ढेर करना जारी रखा। मैंने तो सिर्फ 58 सेकंड्स में ही लकड़ी रगड़कर आग जला दी। बाकी बच्चे आपस में बातें करने लगे। मुझे अच्छे से याद है, पिछली आग जलाने वाली क्लास में ये इतना तेज नहीं था। भाई, ये लिन जिचेन हर चीज में इतना तेज कैसे है? इसके हाथों की रफ्तार तो सच में दिमाग खराब करने वाली है। इस एग्जाम का सबसे आखिरी राउंड
तैरने का था। और इस बार शिन चिन्हान ने भी नानगुआन की उस जोड़ी को बुरी तरह ढेर कर दिया, जिसने उन दोनों के बचे खुचे घमंड को मिट्टी में मिला दिया। बच्चे दंग रह गए। लिन ज़ीचेन का तेज दौड़ना और तैरना तो फिर भी समझ आता है, पर इस शिन चिन्हान के अंदर अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई? नामुमकिन। लगता है मैं एग्जाम के डर से ज्यादा ही परेशान हूं और मुझे अजीब सपने निकल रहे हैं। विल्डरनेस सर्वाइवल का एग्जाम खत्म होने के बाद वांग शुजे और लू गांग एकदम शांत हो गए और उन्होंने काफी देर तक आपस में एक शब्द नहीं बोला। इसके बाद मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू होना था, जिसमें स्टेज पर आपस में लड़ना था। इसे देखकर नांगवान की उस जोड़ी के दिमाग में फिर से अपनी हीरोपंती दिखाने की उम्मीद जाग उठी। क्या हुआ अगर वो लिखने वाले टेस्ट्स और जंगल में जिंदा रहने की टेक्निक्स में होशियार है तो? मार्शल आर्ट्स की क्लास में सबसे जरूरी चीज मार्शल यानी लड़ाई होती है, जहां शरीर की ताकत और लड़ने की मूव्स का असली फैसला होता है। अगर उसके पास लड़ने की ताकत नहीं है तो बाकी सारी कामयाबी बेकार है। इस आमने सामने की लड़ाई में मैं अपना खोया हुआ पहला नंबर हर हाल में वापस लेकर रहूंगा। लड़ाई शुरू होने से पहले टीचर ने पूरी क्लास के लिए एक नॉर्मल बॉडी फिटनेस टेस्ट रखा, ताकि सबका शरीर गर्म हो सके। इस टेस्ट में 3 चीजें नापी जानी थी: 100 मीटर दौड़ने की रफ्तार, एक हाथ से उठाया जाने वाला वजन और एक जगह खड़े खड़े ऊंची छलांग। मैंने 100 मीटर की दौड़ 7.78 सेकंड में पूरी की, एक हाथ से 330 किलो का वजन उठाया और मेरी ऊंची छलांग 2.18 मीटर रही। और ये तीनों ही पूरी क्लास में सबसे टॉप स्कोर्स थे। खैर, मैंने खुद को हद से ज्यादा खतरनाक न दिखाने के लिए अपनी पूरी जान नहीं लगाई थी, बस वांग शुजिए और लू गांग के स्कोर से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस दिया था। पर इतने ने भी उनके होश उड़ा दिए। ये 100 मीटर की दौड़ में मुझसे भी तेज है और एंट्रेंस एग्जाम में तो इसका स्कोर सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में टॉप पर था। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। क्या ये मुझसे भी ज्यादा मजबूत है? लिन ज़ीचेन शरीर से तो बिल्कुल भी मस्कुलर नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम के टाइम इसका शरीर पूरी तरह फिट ना रहा हो? पर फिर उन्होंने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई। लू गैंग, परेशान मत हो। शरीर के टेस्ट में हारने का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई में भी हार जाएंगे। असली लड़ाई में सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स के मूव्स काम आते हैं। हमारे पास अभी भी मौका है। तुम एकदम सही कह रहे हो। फिटनेस टेस्ट में हारने से लड़ाई का फैसला नहीं होता। हमारे मार्शल आर्ट्स के मूव्स हमारी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। हमारे पास अभी भी पूरा मौका है। फिटनेस टेस्ट खत्म होने के बाद सब लोग स्टेज के पास इकट्ठे हो गए, ताकि आमने सामने की लड़ाई शुरू हो सके। अपने नेचुरल सिलेक्शन वाले मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने के चक्कर में मैं सबसे पहले कूदकर स्टेज पर चढ़ गया, पर मेरा फिटनेस डेटा देखकर किसी की ऊपर आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नानगुआन की उस जोड़ी ने भी चुपचाप दूर खड़े होकर देखना ही ठीक समझा। ये देखकर टीचर को खुद एक लड़के का नाम पुकारना पड़ा। लूवे, तुम ऊपर जाओ और ज़ीचेन के साथ एक मैच खेलो। लूवे का तो डर के मारे भूत बन गया, पर वो जैसे तैसे कांपता हुआ स्टेज पर आया। अपना टाइम बचाने के लिए मुझे इस मैच को जल्दी खत्म करना था, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही जोरदार मुक्का मारा और अपने अपोनेंट को एक झटके में ढीर कर दिया। और क्लास का पीरियड खत्म होने से पहले सबका काम तमाम करने के लिए मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। मैं एक एक झटके में सबको ढेर करने लगा, यहाँ तक कि मैंने लड़कियों पर भी बिल्कुल तरस नहीं खाया। इस लेवल पर आकर नानगुआन की उस जोड़ी के तो तोते उड़ चुके थे। भाई सारे, क्या ये लिन ज़ीचेन सच में इतना ज्यादा खतरनाक है? मुझे तो शक है कि इस बच्चे ने फिटनेस टेस्ट के टाइम अपनी पूरी ताकत दिखाई ही नहीं थी। इसके सामने कोई भला कैसे टिकेगा? तभी अचानक हेयू ने खुद आगे बढ़कर दूसरी स्टेज पर छलांग मार दी। उसने सीधा लू गांग की तरफ इशारा किया। मेरा शरीर एकदम गर्म है और मैं इस वक्त पूरी ताकत में हूँ। क्या तुम्हारे अंदर ऊपर आकर मुझसे लड़ने की हिम्मत है? लू गैंग तुरंत कूदकर स्टेज पर आया। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। अगर इसने मुझे चैलेंज नहीं किया होता तो मुझे लिन ज़ीचेन से लड़ना पड़ता। लिन ज़ीचेन को हराने का तो मुझे कोई भरोसा नहीं था, पर क्या मैं तुम्हें भी नहीं हरा सकता? हेयू तुरंत तेजी से लू गैंग की तरफ झपटा और उसने पंचेस और किक्स की बरसात कर दी, पर लू गैंग ने उन सभी वारों को अपने शरीर पर झेल लिया। तभी सही मौका देखकर लू गैंग ने हेयू का एक पैर दबोचा और अपने दोनों हाथों से उसे हवा में उछाल दिया। एक जोरदार झटके के साथ हेयू स्टेज से उड़ता हुआ सीधा बाहर जा गिरा। लू गैंग ने घमंड से सीना तान कर कहा, मैंने आज तक जितने भी लोगों से लड़ाई की है उनमें तुम्हारे मूव्स सबसे बढ़िया थे। अगर सिर्फ मूव्स की बात करें तो मैं तुम्हें क्लास में सबसे बेस्ट कहूंगा, पर अफसोस मैं तुमसे अभी भी एक कदम आगे हूं। ये नजारा देखकर मैंने दूसरे स्टेज से सीधा इस वाले स्टेज पर छलांग मार दी। मेरे लिए नया पॉइंट जीतने और मिशन का प्रोग्रेस बढ़ाने का ये बहुत ही बढ़िया मौका था, वरना डर के मारे कोई ऊपर आने ही नहीं वाला था। मैंने ल्यू गैंग से कहा, चलो अब हमारा एक मैच हो जाए। ल्यू गैंग ने जबरदस्ती एक स्माइल लाने की कोशिश की। आ जाओ फिर, कौन किससे डरता है? उसने पहले हमला करते हुए मेरी तरफ दौड़ लगाई। ये झेलो।
लिू गैंग ने वही एक पुराने पहचान वाले मूव का इस्तेमाल किया, पर जैसे ही वो मेरे बिल्कुल पास पहुंचा, मैंने एक साइड होकर उसके वार को आसानी से डॉज कर दिया। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, मैंने तुरंत पलटकर एक जोरदार पंच मारा और लू गांग सीधा स्टेज से नीचे जा गिरा। वहीं खड़े बच्चों में से कोई चिल्लाकर मजे लेने लगा, वांग शुजे, देखो तुम्हारे भाई लू गांग की क्या हालत कर दी, क्या तुम ऊपर जाकर बदला नहीं लोगे? हाँ भाई, नांगवान शहर के टॉपर्स की इज्जत अब तुम्हारे ही हाथों में है, इसे बचाओ। वांग शुजे गुस्से में स्टेज पर कूद गया। क्या फिजूल की बहानेबाजी कर रहे हो तुम सब? मैं वैसे भी ऊपर ही आ रहा था। तुम सब के सब अपना मुंह बंद रखो, जो होना है वो तो होकर रहेगा। मैं आज इसे जीतने का रास्ता ढूंढ कर ही रहूंगा। इस वक्त मैं वांग शुजिए के सामने एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह खड़ा था। उसने भारी दबाव के अंदर मुझ पर हमला किया, पर उसके मुक्के को मैंने आसानी से अपने एक हाथ से दबोचा और फिर एक जोरदार पंच उसके पीठ पर दे मारा। वांग शुजिए सीधा जमीन पर गिरा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वो हिलने के काबिल भी नहीं बचा था। इसके बाद मैंने एक एक करके क्लास के बाकी सभी लड़कों को भी धूल चटा दी, पर नेचुरल सिलेक्शन मिशन के नियम के मुताबिक एक ही ओपोनेंट को बार बार हराने से काउंट नहीं बढ़ता था, जिसका मतलब था कि अब से मैं सिर्फ क्लास की लड़कियों से लड़कर ही अपना काउंट बढ़ा सकता था। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या लड़कियां स्टेज पर आने के लिए तैयार होंगी, पर नीचे खड़ी लड़कियों के चेहरे पर अलग ही उम्मीद थी। कुछ तो लड़ने के लिए एकदम बेताब थीं। एक निडर लड़की ने सबसे पहले अपना हाथ उठाया। स्टूडेंट ज़ीचेन, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। और इतना बोलते ही वो घूमकर स्टेज पर आई और सीधा मेरी तरफ झपटी। शुक्र है मेरी रफ्तार तेज थी। मैंने तुरंत डॉज किया और धीरे से उसकी पीठ पर एक थप्पड़ दे मारा। जमीन पर गिरी हुई वो लड़की गुस्सा होने के बजाय उल्टा अफसोस जताने लगी। ओ यार, थोड़े से रह गया, मैं बस उन्हें हक करने ही वाली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर बाकी की लड़कियां भी खुद आगे बढ़कर स्टेज पर मुझे चैलेंज करने आने लगी। खैर, मैंने लड़कियों पर हाथ थोड़ा हल्का ही रखा, क्योंकि मेरा मेन मकसद जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना था। देखते ही देखते सारी लड़कियां ढेर हो गईं, पर मेरा मिशन अभी भी पूरा होने से काफी दूर था। मैं थोड़ा निराश हो रहा था, पर तभी टीचर ने अचानक एक बढ़िया खबर सुनाई। ठीक 1 महीने बाद हमारी क्लास का मैच सेकेंड ईयर की सबसे खतरनाक ऑर्डिनरी क्लास के साथ होगा। जहां मैं इस बात से परेशान था कि नेचुरल सिलेक्शन का प्रोग्रेस तेजी से कैसे बढ़ाऊं, वहां खुद चलकर एक पूरा कंपटीशन मेरे सामने आ गया था। ये तो वही बात हुई, मांगने पर आम मिल गए। क्लास खत्म होने की बेल बजी और जैसे ही लू गैंग मेरे पास से गुजरा, उसने तशन में मुझसे कहा, शान हाई स्कूल आने से पहले मुझे लगता था कि यहाँ मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं मिलेगा, पर लगता है मैंने शान हाई स्कूल को थोड़ा कम समझ लिया था। लिन ज़ीचेन, तुम हाई स्कूल के पूरे 3 साल तक मेरे सबसे बड़ी दुश्मन रहोगे। वांग शुजी ने भी तुरंत उसके पीछे से कहा, लिन ज़ीचेन, आज हारने का मतलब ये नहीं है कि हम आगे भी हारेंगे। मैं ग्रेजुएशन से पहले इस बेइज्जती का बदला हर हाल में लेकर रहूंगा। पर मेरा ध्यान उनकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। मैं तो मन में सोच रहा था कि आज अकेली ही मैंने पूरे 3000 रुपए से ज्यादा का इनाम जीत लिया है। इससे मैं उस बीस्ट मीट का 1 किलो और खरीद सकता हूँ। क्या मस्त सौदा है। उसी शाम को घर पहुंचकर मैंने अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग शुरू कर दी। हालांकि मैंने आज थोड़े इनाम के पैसे जीते थे, पर बीस्ट मीट खरीदकर एटलस अनलॉक करने के लिए वो बहुत कम थे। इसीलिए और ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैंने एक वेबसाइट पर राइटर का अकाउंट बनाया और नॉवल लिखना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर अगले ही दिन जब मेरी आंख खुली तो मुझे वेबसाइट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर मिला हुआ था। नॉवल के बैकएंड में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तभी मेरी नजर आज की एक बड़ी खबर पर पड़ी। सिर्फ 2 घंटे पहले एक बहुत बड़े जाइंट म्यूटेटेड रैट ने शहर के बाहर बनी एक मीट गोडाउन पर हमला कर दिया था। ये चूहा पूरे 5 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। उसने एक सेमी साइबॉग इंसान के शरीर को 2 झटके में बीच से काट डाला। उस सेमी साइबॉग ने तुरंत अपनी बैकअप एनर्जी चलाई और दुश्मन को खत्म करने के लिए खुद को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिससे वो जाइंट रैट भी मौके पर ही मारा गया। ये खबर पढ़कर मेरे दिमाग में एक शक पैदा हुआ। आखिर इस शंघाई शहर में ऐसे कितने सारे जाइंट म्यूटेटेड रैट्स छिपाकर बैठे हैं, और जब ये चूहे शरीर में इतने बड़े हैं तो ये आखिर ऐसी कौन सी जगह छिपते हैं जहां आज तक कोई इन्हें ढूंढ ही नहीं पाया। 1 महीने बाद आखिरकार सेकेंड ईयर की ऑर्डिनरी क्लास के साथ हमारी लड़ाई का दिन आ ही गया। टीचर हम कुछ टॉप स्कोरर्स के साथ बैठकर जीतने का प्लान बना रहे थे। जल्द ही कंपटीशन शुरू हो गया। अपनी नेचुरल सिलेक्शन मिशन को जल्द
से जल्द खत्म करने के लिए मैंने पहले नंबर पर जाने की रिक्वेस्ट की, पर सामने वाली टीम की एक लड़की ये देखकर चिढ़ गई और बोली, सर ये तो नाइंसाफी है, ये लोग शुरुआत में ही अपने सबसे बड़े खिलाड़ी को भेज रहे हैं। मैं तो अपनी क्लास में सबसे कमजोर हूँ, मैं इससे भला कैसे लड़ूंगी। सामने वाली क्लास के टीचर ने गुस्से में हमारे टीचर हान युआन फेंग को ढूंढा और बोले, फेंग भाई, क्लास के नॉर्मल मैचेस के नियम के मुताबिक सबसे कमजोर खिलाड़ी सबसे पहले जाता है। आपने शुरुआत में ही अपने सबसे बड़े क्यों भेज दिया? ये तो नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। टीचर हान के पास मुझे नीचे बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था ताकि सबसे कमजोर बच्चों से शुरुआत हो सके। मैं बेबस होकर स्टेज से नीचे उतर आया। टीचर हान ने एक लड़की की तरफ इशारा किया, युनतोंग पहले तुम जाओ, पर वो लड़की डर के मारे अपने हाथ हिलाने लगी कि वो अभी तैयार नहीं है। तभी हान हान खुद आगे बढ़कर आई। टीचर हान, मैं सबसे कमजोर हूँ, इसलिए पहले मुझे जाना चाहिए। थोड़ी ही देर में हान हान स्टेज पर थी और उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। ही यू और ली चूशिन नीचे से जोर जोर से चिल्लाने लगे, हान 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 हान। उन्हें सुनकर हान हान और भी ज्यादा नर्वस हो गई। उसी वक्त सामने वाली क्लास की वो लड़की तेजी से उसकी तरफ झपटी। उसके मुक्के को देखकर हान हान ने बस डर के मारे अपने दोनों हाथ आगे कर लिए ताकि खुद को बचा सके। उसने मन में सोचा, मैं जीत तो नहीं सकती, पर मैं जितनी देर हो सके टिकने की कोशिश करूंगी ताकि इसकी ताकत खत्म कर सकूं। 3 मिनट बीतने के बाद सामने वाली सीनियर लड़की काफी हाँफने लगी थी। उसे समझ आ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी ताकत पहले खत्म हो जाएगी। उसे ये मैच जल्दी खत्म करना ही होगा। इसीलिए उसने अपनी पूरी जान लगाकर एक भारी मुक्का मारा, जिससे हान हान सीधा स्टेज से उड़ती हुई नीचे जा गिरी। मैच हारने के बाद हान हान जल्दी से खड़ा हुई और दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। टीचर हान ने उसकी हिम्मत बढ़ाए हुए कहा, किंग हान, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें पता था कि सिर्फ डिफेंस करके सामने वाले की ताकत कम करनी है। बहुत दिमाग चलाया तुमने। मैंने भी उसे दिलासा दिया, बहुत बढ़िया। 1 साल सीनियर से, जिन्होंने तुमसे 1 साल ज्यादा कसरत की है, उनके सामने तुम 3 मिनट तक टिक गई। ये तुम्हारी बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। इसके बाद हमारी क्लास से दूसरी लड़की स्टेज पर गई। उसे लगा कि सामने वाली सीनियर अब थक चुकी है तो वो उसे आसानी से ढेर कर देगी। हमारी क्लास की लड़की ने एक घुमाकर किक लेग स्वीप मारी, पर उस सीनियर लड़की ने एक साइड होकर उसे डॉज कर दिया। फिर मौका पाते ही उस सीनियर ने पलटकर हमला किया, एक मुक्का सीधा उसके चेहरे पर मारा और उसे जमीन पर दबोचा। हमारी क्लास की लड़की ने तुरंत जमीन पर हाथ थपथपाकर अपनी हार मान ली। जमीन से उठने के बाद उस सीनियर लड़की ने घमंड से कहा, सिर्फ हमला करना जानती हो और डिफेंस बिल्कुल नहीं आता। क्या तुम लोग ऑर्डिनरी क्लास को इतना कमजोर समझती हो? हमारी क्लास की लड़की सिर्फ गुस्से में अपने दांत पीस कर रह गई। उस सीनियर लड़की ने आगे और बेइज्जती करते हुए कहा, ये सच है कि मेरे पास तुम्हारे जितना टैलेंट नहीं है, पर मैंने तुमसे 1 साल ज्यादा घिसाई की है। मुझसे लड़ने से पहले जाओ और 1 साल और कसरत करके आओ। तभी हमारी तरफ से एक और लड़की स्टेज की तरफ बढ़ी। ली चूशिन ने अपनी मुट्ठी भींची। हाँ, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगी। देखो मैं इस सीनियर को कैसे पीटती हूँ। ली चूसिन अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए स्टेज पर पहुंच चुकी थी। उसका पहला ही मुक्का इतना भारी और जोरदार था कि सामने वाली सीनियर लड़की वहीं ढेर हो गई और वो एक झटके में मैच जीत गई। हान हान ने खुशी से अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। चूसिन, तुम तो सच में कमाल हो। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, कमाल तो तुम भी हो। अगर तुमने पहले ही उस सीनियर की ताकत को खत्म नहीं किया होता तो चूसिन इतनी आसानी से नहीं जीत पाती। 2 घंटे बीतने के बाद सेकेंड ईयर के मार्शल आर्ट्स टीचर ने हमारी तरफ देखा और बोले, फेंग भाई, फर्स्ट ईयर एडवांस्ड क्लास के मार्शल आर्ट्स टीचर, आपकी क्लास में अब सिर्फ 4 ही लड़के बचे हैं। लगता है शर्त वाली पार्टी का खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा। पर हान युआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी से इतने यकीन साथ मत बोलिए फेंग भाई, पहले मैच पूरा होने दीजिए, फिर देखेंगे। वांग शुजिए, लिन जिचेन, लू गांग और हेयू, ये चारों हमारी फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास की असली ताकत थे। असली दबदबा और टक्कर तो अब शुरू होने वाली थी। उन्होंने हीयू की तरफ देखा। अब तुम्हारी बारी है। हीयू तुरंत कूदकर स्टेज पर पहुंच गया और हमेशा की तरह वहां जाते ही उसने अपनी हीरोपंती दिखाना शुरू कर दिया। मेरे हाथ लड़ने के लिए कब से खुजला रहे हैं। क्या आप मेरे इन लोही जैसे मुक्कों का वार झेलने के लिए तैयार है सीनियर? सामने वाले सीनियर ने अपना सर झटका। छोटे बच्चे, क्या तुम थोड़ा कम क्रिंज शर्मनाक बातें नहीं कर सकते? हेयू को गुस्सा आ गया और उसने सीधा उसके चेहरे पर एक किक दे मारी। साले, तूने मेरा पूरा तशन खराब कर दिया। वो सीनियर वहीं पलक झपकते ही स्टेज से नीचे जा गिरा।
हेयू ने टॉन्ट मारते हुए कहा। सीरियसली, बस इतनी ही औकात थी तुम्हारी और तुम चले थे दूसरों की बेइज्जती करने। तभी एक भारी थप थप की आवाज के साथ एक और लड़का स्टेज पर आया। उस वाटरमेलन जैसे बालों वाले सीनियर ने गुस्से में कहा, साले बच्चे, तू कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। और इतना बोलते ही उसने हेयू पर एक मुक्का चला दिया। चल, अब मैं तुम्हें असली ताकत का मजा चखाता हूँ। पर अगले ही सेकंड हेयू ने बड़ी आसानी से उसके मुक्के को डॉज कर दिया। वो सीनियर हैरान रह गया। तुमने मेरा हमला डॉज कैसे किया? हेयू ने सही मौका देखा, हवा में घूमकर एक फ्लिप किक मारी जो सीधा उस सीनियर की चिन पर लगी। वो सीनियर चक्कर खाकर सीधा रिंग से बाहर जा गिरा। ली चुक्सिन और हान हान ने नीचे से जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कमाल है हेयू, लगे रहो, सबको मिट्टी में मिला दो। इसके बाद हेयू ने लगातार कई सारे खिलाड़ियों को धूल चटा दी। वो हाँफते हुए चिल्लाया, अगले वाले को जल्दी भेजो, मैं अभी 10 और लड़कों को ढेर कर सकता हूँ। हालांकि हेयू अभी और लड़ना चाहता था, पर लगातार 5 अपोनेंट्स को हराने के बाद उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई और आखिरकार छठे लड़के ने उसे हरा दिया। इस लेवल पर आकर हमारी फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास में अब सिर्फ 3 ही लड़के बचे थे, जबकि सेकेंड ईयर 6th क्लास के पास अभी भी पूरे 13 खिलाड़ी बाकी थे। हेयू के हारने के बाद टीचर हान ने वांग शुजिए को आगे भेजा। वांग शुजिए ने स्टेज पर आते ही तबाही मचा दी और लगातार 10 लोगों को हरा दिया। वो पूरी तरह थक चुका था, इसीलिए 11th मैच में वो हार गया। इसके बाद लू गैंग की बारी आई, जिसने 10 मिनट से भी कम टाइम में सामने वाली टीम के 2 सबसे मेन खिलाड़ियों को जल्दी से ढेर कर दिया। अब हमारे टीचर हान युआन फैंग ने पलटकर टॉन्ट मारा, आपकी क्लास में अब सिर्फ एक ही लड़का बचा है, क्या पहले ही अपनी हार मानना चाहेंगे? सामने वाले टीचर को भी अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। बिल्कुल नहीं, जाओ वांग जिनहे, अब तुम्हारी बारी है अपना दबदबा दिखाने की। तभी स्टेज पर एक पूरे 250 किलो का मोटा पहलवान आकर खड़ा हो गया। लू गैंग के दिल में बिल्कुल डर नहीं था। एक हद से ज्यादा लंबा और मोटा लड़का ही तो है, मैं अभी तुम्हें नीचे गिराकर दिखाता हूं। और ये बोलते ही वो एक जोरदार मुक्का लेकर वांग जिनहे की तरफ झपटा। उसने पूरी जान लगाकर वांग जिनहे के पेट पर एक भारी मुक्का मारा, पर वार करते ही लू गैंग के होश उड़ गए। भाई सारे, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी रबर पर मुक्का मार रहा हूं? उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने लगातार कई सारे पंचेस वांग जिनही के पेट पर बरसाए, पर सामने वाले पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। लू गैंग थक कर पीछे हटा और हाँफते हुए बोला, मैं और नहीं मार सकता, इसके शरीर पर हद से ज्यादा चर्बी है, इसका मांस इतना मोटा है कि मुझे इसे रत्ती भर भी दर्द नहीं हो रहा। तभी वांग जिनही ने अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया और मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुम्हारा हो गया? अगर तुमने मार लिया हो तो अब मेरी बारी है। उसने लू गैंग को सीधा गर्दन से दबोचा और लू गैंग चाहे जितना भी तड़पा, वो उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाई नहीं छुड़ावा पाया। इस मोटे की ताकत तो सच में डर पैदा करने वाली है। वांग जिनहे ने लू गैंग को हवा में घुमाकर फेंका और लू गैंग सीधा स्टेज से उड़ता हुआ नीचे जा गिरा। हान युआन फिंग ने सामने वाले टीचर की तरफ देखा, मुझे याद नहीं पड़ता कि आपकी क्लास में कोई इतना खतरनाक स्टूडेंट भी था। सामने वाले टीचर ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, अरे सॉरी भाई, इसका एडमिशन इसी सेमेस्टर में नया नया हुआ है, इसीलिए आपको इसके बारे में नहीं पता था। पर अब लगता है इस बार बाजी आपके हाथ से निकल चुकी है। हमारी शर्त याद है ना, हारने वाला दूसरी क्लास को बढ़िया पार्टी देगा। हान युआन फेंग ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, उनकी आंखों में डर के आंसू थे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, तो साले ने वांग जिनहे जैसा नया कर रखा था। लिन ज़िचेन चाहे जितना भी कमाल हो, पर वो इस अजीब मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। मैं सच में धोखा खा गया, इसने तो मेरा पूरा दबदबा खराब कर दिया। फिर उन्होंने मेरे पास आकर कहा, ज़िचेन, अब तुम्हारी बारी है, बस अच्छे से लड़ना, इस मैच से तुम्हें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। जीत हार की ज्यादा चिंता मत करना। पर मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए टीचर हान, जीत हमारी ही होगी। कुछ ही देर में मैं वांग जिनहे के सामने खड़ा था। वांग जिनहे मुझे देखकर थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। क्या ये सूखा सा बच्चा ही इनकी क्लास की आखिरी उम्मीद है? ये तो शरीर से बहुत कमजोर लग रहा है। इसीलिए उसने मुझसे मजाक उड़ाते हुए कहा, छोटे भाई तुम बहुत पतले हो, मुझे डर है कि मेरे एक मुक्के से कहीं तुम्हारा काम तमाम न हो जाए। बेहतर होगा कि तुम पहले ही अपनी हार मान लो। ये सुनते ही स्टेज के नीचे खड़ी मेरी फैन गर्ल्स का गुस्सा 8वें आसमान पर पहुंच गया। ओए मोटे, ज्यादा हीरोपंती मत दिखा, ज़िचेन अभी तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। मोटे, हम अभी तुम्हारा कचरा बना देंगे।
लगे रहो जीचेन, इस मोटे सुअर को अच्छा सबक सिखाओ। इन बातों को सुनकर वांग जिने का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जानबूझकर मुझसे कहा, छोटे भाई, मैं बिना हिले डुले तुम्हें पूरे 10 बार मूव्स करने का मौका देता हूं, ताकि बाद में तुम और तुम्हारी ये फैन गर्ल्स रोना ना रोएं और मुझे पीठ पीछे गाली न दें कि मैंने किसी छोटे बच्चे पर अपनी ताकत दिखाई। जब उसने खुद ही ऐसा नियम बना दिया तो मैंने भी जल्दी से जवाब दिया, चलो ठीक है फिर। वांग जिन्हे ने अपने दोनों हाथ फैलाए और अपने पेट को थपथपाया। आ जाओ छोटे भाई, मैं एकदम सीधा खड़ा हूं, पूरी जान लगाकर मुझ पर हमला करो। पर अगले ही सेकंड मैंने अपनी पूरी ताकत से एक भारी पंच वांग जिन्हे की पीठ पर दे मारा और अगले ही पल वांग जिन्हे हवा में काफी ऊंचा उड़ता हुआ गया और सीधा जमीन पर मुंह के बल जोरदार आवाज के साथ गिरा। ये नजारा देखकर पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर अचानक मेरी क्लास के बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू किया, कमाल हो गया, हम जीत गए। वांग जिन्हे जब जमीन से उठा तो उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। भाई सारे, मैं यहाँ नीचे कैसे आया? अभी अचानक हुआ क्या था? ये तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, ऐसा कैसे हो सकता है? सामने वाली क्लास का टीचर चलकर हमारे टीचर के पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, फेंग भाई, आपकी क्लास का ये जिचेन तो हद से ज्यादा खतरनाक निकला। उसने वांग जिन्हे जैसे पहलवान को एक ही मुक्के में ढेर कर दिया। इसे देखकर तो लगता है कि ये लगभग वू तिएनचिंग की लेवल का है, जब वो अपने फर्स्ट ईयर में था। हान युआन फेंग ने थोड़ा तमीज से कहा, नहीं यार, कहाँ वू तिएनचिंग, वो लड़का तो इंसान ही नहीं था। जब वो अपने फर्स्ट ईयर में था तो उसने अपनी ताकत से प्रिंसिपल सर की पूरी हवा निकाल दी थी। तभी मैं चलकर उनके पास गया, सर ये वू तिएनचिंग कौन है? हान युआन फेंग ने समझाते हुए बताया, वू तिएनचिंग हमारे स्कूल का एक सीनियर था जो कुछ साल पहले पढ़कर ग्रेजुएट हो चुका है। जब वो अपने फर्स्ट ईयर में था तो उसने अकेले ही थर्ड ईयर एडवांस्ड क्लास के सभी लड़कों को बुरी तरह हरा दिया था, जिससे स्कूल के सारे बड़े लीडर्स डर गए थे। अपने फर्स्ट ईयर में वो 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 6.12 सेकंड में पूरी करता था। उसकी एक जगह खड़े खड़े ऊंची छलांग 3.96 मीटर थी और वो एक हाथ से 650 किलो का बारबेल आराम से उठा लेता था। क्या ये सच में कमाल नहीं है? मैंने अपना सर खुजलाया और मन ही मन हंसकर बोला, हाँ सच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है। लगभग उतनी ही ताकत जितनी मेरी 6th ग्रेड की समर वेकेशंस के टाइम पर थी। जल्द ही हम सब एक बढ़िया रेस्टोरेंट में पहुंच गए। हमारे टीचर हान युआन फेंग ने अपना ग्लास हवा में उठाया और बोले, जिचेन की वजह से ही आज हम सेकेंड ईयर की ऑर्डिनरी क्लास को हरा पाए हैं। उनके होम रूम टीचर ने अपनी शर्त पूरी की है और आज वो हम सबको ये शानदार डिनर दे रहे हैं। तो चलो दोस्तों, सब मिलकर जिचेन के नाम पर टोस्ट करते हैं। सारे बच्चों ने एक साथ अपने अपने ग्लास उठाए। जीचेन तुम तो सच में कमाल हो, जीचेन भाई की जय हो। सेकेंड ईयर की ऑर्डिनरी क्लास को मिट्टी में मिलाने के बाद पूरे स्कूल में मेरा एक अलग ही दबदबा बन गया था। हर कोई मुझसे दोस्ती करने और मेरे पास आने के बहाने ढूंढ रहा था, जिससे मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। लेकिन हान हमेशा की तरह बिल्कुल पहले जैसी ही थी। उसे डर था कि कहीं मैं बच्चों के साथ हीरोपंती और बातें करने के चक्कर में भूखा ना रह जाऊं, इसीलिए वो लगातार मेरे बोल में खाना डालती जा रही थी। तभी अचानक वो रुकी और तुरंत अपनी सीट से खड़े होकर बोली, चेंचन, मैं बस अभी जल्दी से टॉयलेट होकर आती हूँ। मैंने उसे तेजी से जाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराकर बोला, सब बदल गया, पर इसका अचानक आने वाला सूसू का प्रेशर आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। रेस्टरूम में अपना काम खत्म करके हैन जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, तभी उसे बाहर खड़ी 2 लड़कियों की आपस में बातें करने की आवाज सुनाई थी। ये शेन चिंगहान हमेशा लिन जीचेन को ड्रिंक सर्व करती रहती है और उसके लिए प्रॉन्स छीलकर डालती रहती है। वही तो, कितनी बड़ी चमची है ना। वो बिल्कुल एक नौकरानी जैसी लगती है जो हर वक्त अपने मालिक की सेवा में लगी रहती है। और वैसे भी उसके खुद के मूव्स और स्किल्स तो इतने बेकार हैं। अगर वो लिन जिचेन की ऐसी चमचागिरी ना करे तो भला उसे हमारी एडवांस्ड क्लास में एंट्री कैसे मिलती? लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। दोनों की ताकत के बीच इतना बड़ा फासला है, देर सबेर दोनों का अलग होना तो पक्का तय है। तभी हान चुपके से आकर उन दोनों लड़कियों के ठीक पीछे खड़ा हो गई।